कोरिया के प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया है कि दुनिया का द एंड शुरू हो चुका है। जापान पर एक ज़ॉम्बी इंड्यूसिंग एस्टेरॉयड गिरता है जिससे लोग खून पीने वाले नरभक्षी बन जाते हैं। एपोकलिप्स शुरू हो जाता है और हर तरफ पैनिक मच जाती है। किसी को नहीं पता क्या करे, कहाँ भागे। लेकिन एक बंदा है जो पहले से ही तैयार बैठा था। उसके पास एक सेफ शेल्टर है, वो भी एक दूसरी दुनिया के अंदर। और वो कब से इंतजार कर रहा था कि कब ज़ॉम्बीज को उनकी औकात दिखा सके। वो बंदा है हमारा एमसी ज़ैंग हो। कुछ महीने पहले ज़ैंग हो और उसके दोस्त सुरा खेलते थे, जो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट वर्चुअल सर्वाइवल गेम था। गेम इतना पसीना छुड़ाने वाला और कठिन था कि ज्यादातर प्लेयर्स ने बीच में ही गेम छोड़ दिया। ज़ैंग हो की पार्टी ने भी उसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया, कभी वापस लॉग इन ही नहीं किया। वो अकेला रह गया, गेम खेलते हुए, स्ट्रीम करते हुए, मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए, और धीरे धीरे बेस्ट बन गया। अपनी बोरिंग लाइफ से थक कर एक दिन हमारा लड़का ने हेडसेट उतारा और सारे पब्लिक स्ट्रीम्स डिलीट कर दिए। ज़ैंग हो ने अपनी शेफ वाली लाइफ पर ध्यान देना शुरू किया और एक प्यारी सी लड़की उसकी फेवरेट कस्टमर बन गई। एक दिन मजाक मजाक में वो रियल लाइफ में बोलता है, स्टेटस विंडो, और वो शॉक हो जाता है जब उसके सामने एक रियल ब्लू स्क्रीन हवा में दिखने लगती है। स्क्रीन उसके स्टैट्स शो करती है, बिल्कुल गेम वाले स्टैट्स जैसे। बस एक डिफरेंस, उसके पास एक नई एबिलिटी है, प्राइवेट पोर्टल। इस एबिलिटी को टेस्ट करते हुए एग्जैंग हो एक ह्यूमन साइज्ड वॉर्प गेट बना देता है। उसका दिमाग हिल जाता है, अगर गेम रियल है तो वो एस्ट्रॉइड जो एपोकैलिप्स स्टार्ट करता है वो भी रियल आ रहा होगा। ऑनलाइन सर्च करते हुए हो को एक आर्टिकल मिलता है जिसमें एस्ट्रॉइड के आने का कंफर्मेशन होता है। वो मानता ही नहीं कि गेम के इवेंट्स रियल लाइफ में हो रहे हैं। फिर उसकी नजर पोर्टल पर पड़ती है, पहले एस्ट्रॉइड का कंफर्मेशन, अब ये पोर्टल। क्लियरली कुछ तो गड़बड़ है। वो हेजिटेट करता है, क्या सच में इसके अंदर जाना चाहिए? ना पावर्स, ना कोई प्लान, ना पेज। वो सोचता रहता है कि एक अननोन वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करेगा। आखिर में भाई थोड़ी हिम्मत करता है और पास रखी एक बड़ा चमाश उठा लेता है। वो चमाश को पोर्टल के अंदर डालता है, जैसे समझना चाहता हो कि दूसरी साइड क्या है। जब चमाश से कुछ मिट्टी निकलती है तो उसे समझ आ जाता है कि दूसरी साइड गेम का लैबिरिंथ स्टेज नहीं है। ये गुड न्यूज थी। पर अब वो ये सोचने लगता है कि क्या ये पोर्टल अर्थ के किसी अननोन जगह तक टेलीपोर्ट करता है। अपना बैग पैक करके वो खुद को मोटिवेट करता है और फाइनली पोर्टल के अंदर चला जाता है। हीरो पोर्टल क्रॉस करता है और दूसरी साइड की ब्यूटी देखकर शॉक हो जाता है। कहीं भी शहरी चीजें नहीं, सिर्फ नेचर। सबसे पहली चीज वो नोटिस करता है, यहाँ का वेदर उसके वर्ल्ड से बहुत ज्यादा ठंडा है। फोन में कोई सिग्नल नहीं। वो एनालाइज करता है कि ये जगह बहुत दूर है, जहाँ आसानी से कोई नहीं आ सकता। शॉर्ट में हीरो यहाँ फंस गया है। शार्पी निकालकर वो एक पेड़ पर शून्य मार्क करता है ताकि एक्सप्लोरेशन में वो खुद को न खो दे। स्मार्ट मूव। चलते चलते वो थक जाता है। फॉरेस्ट एंडलेस लग रहा था। वो मन ही मन बोलता है, यार कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। तभी एक क्रीचर उसके सामने घूरता हुआ दिखाई देता है। तुरंत वो दरिंदे की तरह कूदता है और हमारा लड़का डर के मारे जवाब ही भूल जाता है। खुशकिस्मती से वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक गॉर्जियस वैली डियर होता है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उस क्रीचर को आइडेंटिफाई कर लिया। इसका मतलब ये जगह अर्थ से अलग है। क्रीचर उसे देखकर शांति से भाग जाता है। हमारा हीरो भी सोचता है कि ये चीज इतनी आसानी से चले जाना थोड़ा अजीब था। अच्छी बात यह है कि हिरन अग्रेसिव नहीं था, लेकिन अगर वो खून के प्यासे बंडार या बूरजनैन से टकरा गया तो चीजें उसके लिए बहुत भाटी हो जाएंगी। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि पहाड़ी हिरान सुरा गेम में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहाँ आते ही उसे एक स्ट्रॉन्ग हंच मिला था कि ये जगह सर्वाइवल लाइफ और उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ब्लेड निकालकर वो आगे चलता है, रेडी होकर कि कुछ भी अचानक सामने आ सकता है। अब तक वो इंसानियत के खत्म होने वाले डिजास्टर को डिनाई करता आ रहा था, पर जब वो गिव अप करने ही वाला था उसे वो मिला। उसकी नजर पड़ती है एक चमकते हुए सन एप्पल पर, एक रहस्यमय फल जो वो पेड़ से तोड़ लेता है। पहले वो सोचता है कि क्या इसे खाना सेफ होगा, फिर वो एक बाइट लेता है और तुरंत बदलाव महसूस करता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी स्टैमिना रिस्टोर हो गई है और उसकी बॉडी एक येलो ग्लो से शाइन करने लगती है। इसका इफेक्ट बिल्कुल गेम वाले सन एप्पल जूस जैसा ही था। एक और कॉन्फर्मेशन के साथ अब हमारा लड़का मान गया है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हीरो के पास गॉब्लिन की टैटी भी पड़ी थी, मतलब उसे सावधान रहना पड़ेगा। स्योंगो एक चिंतित आह लेता है, अपने आप को नैतिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे पता है कि दुनिया का अंत बहुत जल्दी आने वाला है। पोर्टल गेट का प्रभाव अनुभव करने के बाद वो वापस अपनी असली दुनिया में आ जाता है। यहाँ शॉन हो सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करता है। वो अपोकलिप्स के लिए रेडी रहना चाहता है। सबसे पहला काम गेम के सारे फुटेज को रिव्यू करना और पर्सनल हार्ड ड्राइव में स्टोर करना। सहूलियत से वो हर सेशन स्ट्रीम करता था, इसलिए डेटा सेव करना इजी हो जाता था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस तरह यूज करेगा। एस्ट्रॉइड के
गिरने की न्यूज उस तक पहुंचती है। जापान का विनाश 32 दिन में शुरू होगा और वहीं से एपोकलिप्स का आरंभ होगा। तब तक उसने तैयारी करने का फैसला किया क्योंकि गेम में काफी बकवास मैकेनिक्स थे। सबसे पागलपन भरा और समस्याजनक मैकेनिक था आयरन डेथ डिजीज। ये घटना धरती के हर मेटल को धीरे धीरे खाकर पूरी तरह तबाह कर देती थी। बिल्डिंग्स पल भर में धूल बन जाती थीं और ये असर ज़ॉम्बीज को और भी अधिक शक्तिशाली बना देता था। मेटल के मिटते ही मानवता दोबारा स्टोन एज में जा गिरती है। गेम में ये डिजीज इवेंचुअली थमी थी, लेकिन समस्या ये थी कि ये पूरा 1 साल तक चलती है। फिर भी आने वाली आयरन डेथ डिजीज हमारे बॉय के लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उसके पास एक सेफ सॉल्यूशन था, उसका प्राइवेट पोर्टल ट्रेड। सीन हो को पूरा यकीन था कि ये डिजीज पोर्टल के थ्रू पास नहीं करेगी। अपनी एनालिसिस कंप्लीट करके उसने अपने सारे सेव्ड पैसे प्रीमियम इक्विपमेंट खरीदने में लगा दिए। हीरो रियल टाइम कॉल ऑफ ड्यूटी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स लॉबी में एंटर होने वाला था, इसलिए उसने सर्वाइवल गियर और सप्लाईज रेडी कर लिए। रात को फोरम्स देखते वक्त स्यांग हो कुछ लोगों से निराश हो जाता है जो अपनी अवेकेंड एबिलिटीज को क्राइम और एंजॉयमेंट के लिए गलत तरीके से यूज कर रहे थे। मॉर्निंग में वो अपनी मिशन के लिए और सप्लाईज खरीदता है। वापस आते हुए हीरो एक शिकार करने वाला धनुष भी ले लेता है। ये सब करते हुए उसे एहसास होता है शायद वो ज्यादा सोच रहा है, शायद वो खुद से आगे भाग रहा है। फिर भी वो सोचता है कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो वो अपनी बचाट फिर से कमा लेगा। सुबह के छोटे मोटे काम निपटाकर वो घर लौट आता है और दुकान पर बैंड का बोर्ड लटका देता है। जियोन हो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। तेयो चहीन पूछती है कि शॉप क्यों बंद है। वो आराम से बोलता है कि दुकान बस थोड़ी सी मरम्मत के लिए बंद है। ये सुनकर लड़की को लगता है कि शायद उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है। सेयोन हो जल्दी से बातचीत से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोककर कुछ पूछना चाहती है। लड़की झिझक जाती है, शर्म से उलझकर बिना कुछ कहे वापस मुड़ जाती है। सेयोन हो सोच में पड़ जाता है कि वो क्या पूछना चाहती थी, पर फिर भी वो उसे मजबूर नहीं करता और अपने काम पर वापस लग जाता है। अंदर जाकर वो फैसला करता है कि अब से वो सचमुच सीरियसली काम करेगा। हीरो लिटरली बोलता है, मैं बैडीज नजरअंदाज कर रहा हूं और अब पूरी तरह से ध्यान लगा रहा हूं। वो कमांड देता है, ओपन द पोर्टल। अपने असली गेम स्टाइल को याद करते हुए उसे प्ले मेकर या प्लानर कह सकते हो। वो स्ट्रैटेजी से हर स्टेज क्लियर करता था। वो किसी पावरफुल फाइटर जैसा नहीं था, ज्यादातर वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता था। सूरा गेम में स्टैट्स हासिल करना काफी उलझा हुआ होता है क्योंकि ये लेवल अप से नहीं मिलते। स्टैट्स सिर्फ शिकार करने और खोजबीन एक्सप्लोरिंग से ही मिलते हैं। अब हमारा लड़का दूसरे लॉक में है, टीयर कमान से प्रैक्टिस कर रहा है। उसने कभी ट्रेनिंग नहीं ली थी, इसलिए वो सीधा सीखने के तरीके ढूंढने लगता है। हीरो असल में यूट्यूब के ट्यूटोरियल वीडियोस देख देख कर ही सब सीख रहा है। एक्सगुंगो सही पोस्चर बनाता है, ध्यान से निशाना लेता है और तीर सीधा बोर्ड पर जा लगता है। हीरो खुद स्टन हो जाता है अपनी टैलेंट देखकर। उसे लगता है शायद वो चूना गाया है, लेकिन हाथ में दर्द, सोरनेस महसूस करके उसे समझ आता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी असली ताकत बन सकती है। इसलिए वो तय करता है कि अब वो अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाएगा, वर्कआउट करेगा, स्टैमिना और एंड्योरेंस को धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। बेसिक तैयारी पूरी करने के बाद अब उसको 2 काम करने थे। पहला, मॉन्स्टर्स का शिकार करने का एक ठीक ठाक सही तरीका तैयार करना। दूसरा, एक ऐसा होम बेस बनाना जहां सप्लाई सेफ रहे। इस वक्त उसके पास ना ढंग के हथियार थे, ना ही पूरी सामान की सप्लाई, सब डिलीवरी पर ही पेंडिंग था। तब तक के लिए वो गोल्डन एप्पल्स का शिकार करता रहा। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे काफी सारे मिल गए। लोकेशंस मार्क करके वो धीरे धीरे एपोकलिप्स के लिए मेंटली तैयार होता जा रहा था और इसी तरह की सोची समझी तैयारी की वजह से ही वो सूरा में इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाया। फॉरेस्ट एक्सप्लोर करते हुए जांग हो को गॉब्लिन वेस्ट मिलता है। वो इसे ढूंढ रहा था एक सिंपल रीजन के लिए, गॉब्लिन्स ग्रुप्स में चलना पसंद करते हैं। ग्राउंड पर सिर्फ एक मल का टुकड़ा देखकर उसे समझ आ गया कि यहाँ एक अकेला गॉब्लिन है, एक अलग किया हुआ आउटकास्ट। शॉन हो जानता था कि ये उसका एक तरह का गोल्डन मौका है। उसे इस गॉब्लिन का हर हाल में शिकार करना ही होगा। रात तक उसकी तलाश जारी रहती है। थोड़ी देर बाद उसे भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब वैली पास ही है और तभी धीरे धीरे अंधेरे में उसे वो गॉब्लिन नजर आ जाता है। सियोन हो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो क्लियर शाफ देख सकता है कि ये गॉब्लिन बिल्कुल गेम वाले जैसा ही है। गॉब्लिन्स लोवेस्ट ग्रेड मॉन्स्टर्स होते हैं। उनके वेपन्स टिपिकली स्पीयर्स और पॉइजनस डार्ट्स होते हैं। ये अपने शिकार को पहले तकलीफ देते हैं, फिर मारते हैं। इसी वजह से हमारे लड़के ने दूरी से वार करने वाला वेपन धनुष चूज किया था। ये गॉब्लिन काफी बूढ़ा लग रहा था और उसकी हालत भी बहुत कमजोर दिख रही थी। वेपन्स भी नहीं थे। सॉन्ग हो धनुष निकालता है। अगर वो शांत रहे तो वो इस गॉब्लिन को मार गिराने में कामयाब हो सकता है। तीर छूट जाता है और गॉब्लिन के हाथ को चीर देता है। सिर पे एम करा था, पर ये रिजल्ट भी अच्छा है। सेकंड शॉट लेने ही जा रहा था, तभी गॉब्लिन इतनी जोर से पत्थर फेंकता है कि उसका धनुष हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। शॉन हो समझ जाता है कि वो एक तजुर्बेकार गॉब्लिन
गॉब्लिन से लड़ रहा है। वो अपनी दोनों चाकू निकाल लेता है और करीब से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब असली टक्कर शुरू होती है। शॉन हो चाकू लेकर गॉब्लिन पर वार करता है, लेकिन गॉब्लिन तेजी से बचकर उसके घुटने पर एक जोर का प्रहार कर देता है। जमीन पर गिरने के बाद भी शॉन हो ने गॉब्लिन पर जोर से हमला किया और उसे पीछे धकेलकर जमीन पर दबोच लिया। यहाँ उसके पास क्लियर एडवांटेज था। सियांग हो ब्लेड को गॉब्लिन के सीने में गहरा उतार देता है। क्रीचर दर्द से चीखता है और धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी बुझ जाती है। ये उसका पहला सक्सेसफुल किल होता है। सियांग हो को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। वो खुद बिलीव नहीं कर पाता कि उसने ये कर दिखाया। चारों तरफ देखते हुए उसे गुआका पाउडर और वेजिटेबल ऑयल मिलता है। गेम में ये दोनों मिलकर एक मरहम बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले उसे उस बॉडी को जल्दी से दफनाना होगा, क्योंकि अगर गॉब्लिन की लाश मिल गई तो पूरा ग्रुप उसका पीछा करेगा, और अगर उस बॉडी को वैसे ही सड़ने दिया तो वो बोन क्रीपर बन जाएगी। बॉडीज के पास उसे लाल रंग के छोटे मछली जैसे रेड ट्राउट्स मिलते हैं। जियोन हो का दिल जोर से कांप उठता है और तभी वो देखता है एक डरावना पागलपन भरी आंखों वाला आउल मॉन्स्टर जो ऊपर से उसे तेजी से घूर रहा होता है। इससे पहले हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जांग हो के गेम रन्स के टाइम का। स्ट्रीम्स के वक्त वो मॉन्स्टर्स के बारे में गहरी जानकारी कलेक्ट करता था। चैट के मेंबर्स उसे डोनेट करते थे ताकि वो उनके साथ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। सियांग हो गॉब्लिन्स और कोबॉल्ट्स के साथ अपने पुराने एक्सपीरियंसेस शेयर करता था। वो ये भी समझाता था कि बोन क्रीपर को अवॉइड करना कितना जरूरी होता है। जंगल में 2 सबसे खतरनाक प्राणी होते हैं, वेयरवुल्व्स और आउल बेयर्स। आउल बेयर्स अपनी टेरिटरी के लिए बहुत अग्रेसिव होते हैं। उनकी प्रेजेंस से पूरे मॉन्स्टर इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। अपने स्ट्रीमिंग डेज को याद करके शॉन हो के दिल में हल्का सा गर्म पन्ना जाता है। बुलुंग मैन नाम का एक लड़का था जो हमेशा उसके लिए खुश रहता था। बाकी लोग भी चिल थे और थोड़े वियर्ड भी, जैसे वो बार्किंग डॉग वाला बंदा जो पता नहीं क्यों चैट में वुफ वुफ टाइप करना बंद ही नहीं करता था। अजीब बात यह है कि सेयोन हो सोचता है कि उसे इतनी खुश यादें क्यों आ रही हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो अभी लिटरल हॉरर की एक ऐसी क्रीचर को घूर रहा है जो उसकी जान लेने वाली है। जोंग हो रियलिटी मानने से इनकार करता है, जैसे वो यादें उसे ध्यान लगान को कह रही हों। वह हर सेकंड का इस्तेमाल करता है एक प्लान सोचने में। उसे पहले से पता है कि आउल बेयर्स बेहद निर्दयी होते हैं और अपने सामने आने वाली हर चीज को चीर डालते हैं। ये बात कि क्रीचर बस खड़ी है और कुछ नहीं कर रही, इसका मतलब है कि वो इतनी भूखी नहीं है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो रेड ट्राउट के टेरिटरी में घुस आए हैं। इन सब बातों को देखते हुए जांग हो समझ जाता है कि इस डरावने हालात से निकलने का बस एक ही तरीका है। अपने पैर मोड़ते हुए वह खुद को याद दिलाता है कि उसके दिमाग में वो अभी भी किमूप जोआ है, चाहे उसका शरीर कांग हो जैसा कमजोर ही क्यों ना हो। दांत भींचकर वह मॉन्स्टर को सीधा सामना करने की चुनौती देता है, एक अंतिम इरादा जिंदा रहने का। क्रीचर उसे घूरते हुए अपना पहला भयानक हमला शुरू करती है। आउल बेयर रात में शिकार करने में माहिर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है सीधी सनलाइट। गेम में उसके सारे पैटर्न्स याद होने की वजह से सियांग हो को पता था कि अब बस सही तरह से मूव करना है। बीस्ट के अटैक की टाइमिंग पकड़कर सियांग हो बिल्कुल सही वक्त पर यूज की वार से बच जाता है और साथ ही सोचता है कि कैसे कोई तेज रोशनी बना पाए ताकि वो मॉन्स्टर डरकर पीछे हट जाए। स्पीड बर्स्ट करते हुए वह क्रीचर की बड़ी बांह पर चढ़ जाता है और आखिर में फ्लैशलाइट निकालकर सीधा उसकी आंखों में तेज रोशनी डाल देता है। ये असर इतना तेज होता है कि आउल बेयर पूरा अंधा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारा लड़का अपने बेड पे पड़ा सड़ रहा होता है। अलार्म बज रहा है। वह जानता है कि पिछली रात की बॉडी पेन के बावजूद उसे उठना ही पड़ेगा। शॉन हो घर पहुंचते ही बेहोश हो गया था। उसकी आखिरी याद बस ये थी कि मॉन्स्टर को अंधा करके वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। किस्मत से गॉब्लिन से लड़ते ही उसे आउल बेयर मिल गया था। हीरो ये सब फिर से नहीं झेलना चाहता और कुछ खाने के लिए उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह खड़ा होने की कोशिश करता है वह सीधा जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि कार्डियो के बाद उसके पैर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे। खुशकिस्मती से उसके पास अभी भी दूसरी दुनिया से लाए हुए सुनहरे सेब थे। वह एक सेब उठाता है और खा लेता है और उसकी ताकत तुरंत वापस आ जाती है। अब वह पहले से ज्यादा जिंदा सा महसूस करता है। फिर सोचता है कि क्या अब पेट भी भर लेना चाहिए, लेकिन खुद को ठीक करने के बाद वह फिर से ट्यू चहीन से टकरा जाता है। वह किसी दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी और संयोग से उससे मुलाकात हो जाती है। सियांग हो किसी की कंपनी ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन वह फिर भी उसके पास बैठ गई क्योंकि उसे खाना हमेशा किसी के साथ ही खाना पसंद है। मिक्योंग जल्दी से पूछ लेती है, क्या तुमने अपनी स्टेटस विंडो चेक की? उसकी इतनी उत्साहित आवाज सुनकर योंगहो समझ जाता है कि शायद पिछली बार भी वह यही पूछना चाहती थी, लेकिन उस वक्त खुद को रोक लिया था। मिक्योंग उसे न्यूज दिखाती है और कंफर्म करती है कि ये सब रियल है। कुछ जागरूक लोग सच में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके दूसरों का पैसा चुरा रहे हैं। जियोन हो थोड़ा हैरान हो जाता है कि वह इतनी सीधे उससे यह बात पूछ रही है। वह जल्दी से झूठ बोल देता है कि उसे अपनी स्टेटस विंडो में अब तक कुछ भी नहीं दिखा। सोंगहो को लगता है कि दूसरों को उसके स्टेटस के बारे में अंधा रखना सही फैसला है। सबसे
पहले उसका गुण ट्रेट रणनीतिक है, लड़ाई वाला नहीं। ये बात वह अपनी सुविधा के लिए रख सकता है, सबको बताने के लिए नहीं। अभी उसकी अपनी सुरक्षा भी पक्की नहीं है। अगर वह उस लाल कपड़ों वाली लड़की यानी इसी लड़की को अपनी असली क्षमता बता दे तो यह उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए चुप रहना ही समझदारी थी। लेकिन फिर भी उसे हैरानी होती है कि मिक्योंग अवेकनिंग वाली बात में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही है। तभी वह एक बात कन्फेस करती है। वह झिझकती है और बताती है कि उसने झूठ बोला था। सेयोंग हो उसके अच्छे इरादों पर भरोसा करता है। वह मुस्कुराकर कहता है कि उसे कुछ भी जबरदस्ती बताने की जरूरत नहीं है। वह उसे ये भी समझाता है कि अभी बहुत समय है, घबराने या जल्दबाजी करने की कोई बात नहीं। थोड़ी और हल्की फुल्की बातों के बाद वह उससे विदा लेता है और घर वापस चला जाता है। फाइनली उसके डिलीवरी पैकेजेस आ जाते हैं। जो सामान उसने ऑर्डर किया था वह अब मिल चुका था और सप्लाईज की टेंशन खत्म। वह अपना सारा सामान रूफटॉप पर शिफ्ट कर देता है और सेकंड फ्लोर पर सिर्फ जरूरी चीजें रखता है। प्रिपरेशंस के दौरान उसने आज के मिशन के लिए पूरे जरूरी आइटम्स चुन लिए, गैस मास्क्स, सूट्स और बाकी इक्विपमेंट। अपने अगले मिशन के लिए उसका प्लान था कि वह एक सही जगह ढूंढे जिसे अपना छुपने का ठिकाना बनाया जा सके। इस काम के लिए उसे एक कुल्हाड़ी की जरूरत थी। ऑर्टाल पार करते हुए क्सियोन हो को अपनी अगली जगह के बारे में पहला संकेत मिला। पुराने गॉब्लिन की तलाश करते हुए उसने गलती से एक गॉब्लिन गुफा खोज ली थी। लोकेशन याद करते हुए वह वापस उसी जगह जाता है। ये एक परफेक्ट जगह है छुपने के लिए और उसके प्लान के हिसाब से काफी सुविधाजनक भी। लेकिन पहले उसे यह पक्का करना था कि यहाँ किस तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं। जंगल देखकर उसे छोटे कोबाल्ट्स पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये सच में सेलिब्रेट करने लायक डिस्कवरी थी क्योंकि ये क्रीचर्स ज्यादा मुश्किल नहीं खड़ी करते। सी हो पहले से ही कमजोर मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक प्लान लेकर आया था, इसलिए वह बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। कोबाल्ट्स रात में सक्रिय रहने वाले क्रीचर्स होते हैं। अभी वे गहरी नींद में थे, इसलिए प्लान सिंपल था, उन्हें केव के अंदर ही दम घोंट कर मार देना। सबसे पहले उसने टहनियां काटकर लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें केव के दरवाजे पर जमा कर दिया। फिर उस पर पेट्रोल छिड़क दिया। सेयोन हो सोच रहा था कि ये मिशन बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा हो जाएगा क्योंकि अब बस आग लगानी थी। लेकिन तभी उसे अंदर से उनकी आवाजें सुनाई दी। वे नींद से सौ जाग चुके थे और उसे ऐसे देखने लगे जैसे वह उनकी अगली खुराक हो। सियांग हो हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखता है और तुरंत अपना कुल्हाड़ा निकालकर लड़ाई में कूद पड़ता है। एक सिंपल स्विंग में वह दोनों मॉन्स्टर्स की गर्दन पर वार करता है और वो तुरंत मारे जाते हैं। वे इसलिए भी जल्दी गिर गए क्योंकि वे अभी भी आधे सोए हुए थे। इन लगातार 2 किल्स की वजह से सिस्टम उसे एक लेवल अप ऊपर और 4 पॉइंट्स देता है। फिर शॉन हो ने लाइटर को लकड़ियों पर फेंक दिया। कुछ ही पलों में भारी धुआं केव के अंदर भरने लगा। सूरा गेम में कमजोर लो लेवल के मॉन्स्टर्स की एक कमी होती है, वे नई चीजों से बहुत जल्दी डर जाते हैं और ये नया तरीका उनके लिए शॉक जैसा था। हमारा लड़का बाहर गैस मास्क पहनकर इंतजार करता है। सीधे आग लगाकर उन्हें मार देना भी एक तरीका था, लेकिन यह तरीका जगह को साफ रखने के लिए ज्यादा अच्छा था। केव के अंदर छुपे हुए कोबाल्ट अचानक नींद से जाग जाते हैं और घबराकर बाहर भागने की कोशिश करते हैं। सियांग हो ने यह योजना जानबूझकर ऐसी बनाई थी कि धुआं उन्हें कमजोर करे और उनका दिमाग घुमा दे, ताकि जैसे ही वे बाहर आए वह उन्हें एक एक करके आसानी से खत्म कर सके। लेकिन एक्सपेक्टेड 5 की जगह सिर्फ 4 ही बाहर आए। यह अजीब था क्योंकि आमतौर पर उनका पूरा झुंड 7 का होता है। टारगेट लेते हुए सियांग हो एक कोबाल्ट को तुरंत मार गिराता है। अब सिर्फ 3 बचे थे। तीनों उसकी तरफ दौड़कर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा लड़का अपने कुल्हाड़ी के साथ पूरी तरह तैयार था। वह हथियार को ऐसे घुमा रहा था जैसे बेसबॉल में होम रन मार रहा हो और एक एक करके उन्हें गिराता जा रहा था। एक कोबाल्ट उस पर झपटता है, लेकिन उसी पल उसकी नाक के पास सीधा जहरीली बदबू का तेज स्प्रे पड़ता है जिससे वह कुछ भी नहीं देख पाता। इससे पहले कि कोबाल्ट कुछ कर सके, सियोन हो उसकी गर्दन काट देता है। अब सिर्फ आखिरी लीडर बचा है जो डर के मारे कांप रहा था। हमारा लड़का उसे घूर कर देखता है। अब वह सच में एक शिकारी बन चुका था और वह घोषणा करता है कि अब इनका अंत यही है और यह जगह अब उसकी है। खूनी लड़ाई खत्म होते ही सिंघो थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ताकत अभी भी बहुत कम थी, भले ही ये मॉन्स्टर्स कमजोर थे। सिस्टम भी वही दिखा रहा था जो सूरा गेम में होता था, थकान का डिबफ और लेवल अप के बाद भी स्टैट्स सीधे नहीं बढ़ते। फिर भी लेवलिंग अप शॉप आइटम्स अनलॉक जो फ्यूचर में काम आएगा। फिलहाल सबसे बड़ी राहत यह थी कि अब उसके पास अपनी एक जगह थी, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया कोबाल्ट की फैलाई गंदगी देखकर उसका सिर घूम गया। जगह तो सुरक्षित थी, अब सफाई का झंझट शुरू होना था। उसे इतना गॉब्लिन और कोबाल्ट का कचरा साफ करना पड़ता है कि उसकी हालत खराब हो गई। लड़ाई से ज्यादा सफाई मी उसकी गन का जोर लग रहा था। सेहो उन क्रीचर्स को गालियां देता है कि वो इतने गंदे माहौल में कैसे रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि उसके पास अपना बेस था, चिंता की कोई बात नहीं थी। कचरा बाहर फेंकने के लिए वह बार बार अपनी दुनिया में लौट आता था और यही सुविधा उसके लिए सबसे बड़ा फायदा थी। घंटों की मेहनत के बाद जगह अब चमक रही थी। अब उसे खून के दाग साफ करने थे और फर्श को मजबूत बनाने के लिए उस पर पत्थर और मिट्टी जमाकर उसे समतल करना था, ताकि बाद में चीजें रखना आसान हो सके। लेकिन इस केव की एक अच्छी बात ये थी, यहाँ चमकने वाले पत्थर लुमिनस स्टोन्स और चिंगारी पैदा करने वाले पत्थर इग्निशन स्टोन्स बहुत मात्रा में थे। गेम में
ये दोनों शुरुआती स्तर के साधारण पत्थर माने जाते थे, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में होना उसके लिए बहुत बड़ा फायदा था। शॉन हो ने डिसाइड किया कि कंस्ट्रक्शन के बाद वह इन्हें प्रॉपरली माइन करेगा। अगले दिन हमारा लड़का लगभग टूट चुका था। रोज की मेहनत ने उसके पूरे शरीर को दर्द से भर दिया था। अपनी बांह चेक करते हुए उसे कुछ कट्स नजर आए और उन्हें देखकर वह खुद भी हैरान रह गया। दूसरे दुनिया से लाए हुए उसके सामान टेबल पर रखे थे। शॉन हो सोचता है कि क्या उसे इस मौके पर मरहम ऑइंटमेंट बना लेना चाहिए। तरीका बेहद आसान था। गुआका पाउडर और वेजिटेबल ऑयल बराबर मात्रा में मिलाओ, थोड़ा घुमाकर घोलो और मरहम तैयार हो जाता है। शेफ होने की वजह से हमारे हीरो के लिए यह काम और भी आसान था। मरहम हाथ पर लगाते ही उसे थोड़ा रिकवरी फील होने लगता है, लेकिन उसे चिंता है कि शायद उसे ये बार बार बनाना पड़ेगा। वह सोचता है कि क्या उसे बेसिक्स पर ध्यान देकर अपने स्टैट्स बढ़ाने चाहिए, लेकिन फिर दिमाग में एक बात आती है, वह इतनी ज्यादा रिस्क ले रहा है कि कहीं अपोकलिप्स शुरू होने से पहले ही खुद न मर जाए। और ये मजाक भी नहीं था। स्यांग हो रिस्क नहीं लेना चाहता और सोचता है कि क्या कोई आसान हथियार जैसे बंदूक इस्तेमाल करना बेहतर होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है। गेम की मेन स्टोरी लाइन से अलग उसकी बैकग्राउंड लॉर भी थी और बड़ा सवाल था, क्या गेम की वो बैकग्राउंड लॉर रियल अपोकलिप्स पर भी अप्लाई होगी? उस जानकारी का इस्तेमाल करके शॉन हो उम्मीद करता है कि बैकग्राउंड इवेंट्स सच हों, क्योंकि वो उसके लिए बेहद फायदेमंद होंगे। अब नए प्लान के साथ वह रूफटॉप पर जाता है जहां उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पड़े थे। पोर्टल खोलकर वह एक एक करके बैग्स दूसरी तरफ फेंकना शुरू करता है। उसके बाद वह कुछ और आइटम्स लेकर फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। यहीं अचानक वही लड़की फिर से सामने आ जाती है। स्यांग हो सोचता है कि क्या वह अब उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होने लगी है। हीरो ने बिना सोचे सीधा बोल दिया और लड़की एकदम एम्बेरस होकर चुप हो गई। वह समझाता है कि वो बस रिमॉडलिंग वर्क में बिजी है और लड़की भी उसकी बात मान लेती है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वह कहती है कि वह पिछले 3 महीनों से अपनी रेगुलर हेयर कट लेने ही नहीं आया। जोंगहो को अचानक सब याद आ जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि एक्सप्लोरेशन के लिए बाल कटवाना वाकई जरूरी है। लंबे बाल विजन ब्लॉक कर सकते हैं, तो वह सब छोड़कर उसके शॉप पहुंच जाता है। यहाँ हीरो बिल्कुल कोरियन मॉइस्ट क्रिटिकल जैसा दिख रहा था। वह उसे कहता है सब शेव कर दो और बस द बज कट सिग्मा आर्क शुरू। सरप्राइज्ड होकर वह उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करती है। उसे एक चीज और नोटिस होती है, शॉन हो के शोल्डर्स अब हीरोड लग रहे थे। रियल लाइफ में कोई लड़की ऐसा नहीं कहती, लेकिन ठीक है, वह बताता है कि वह वर्कआउट कर रहा है। इस दौरान मिक्योंग उससे स्टेटस विंडो और गेम सर्वाइवल लाइफ के रिलेशन पर बात करती है। अवेकनर्स वही होते हैं जिन्होंने ये गेम कम से कम एक बार खेला हो। शंघो थोड़ा अनजान बनने का नाटक करता है, लेकिन क्यूरियोसिटी में धीरे से पूछ लेता है, तुझे ये जानकारी कहाँ से मिली? तभी अचानक एक टैटू वाला आदमी दुकान के अंदर घुस आता है। वह नई जानकारी लेने आया था। मजेदार बात यह थी कि इस आदमी ने कभी शाइन हो से लड़ाई नहीं की थी, बल्कि सिंगिंग कंपटीशन में भिड़ा था और हारा भी था। हमारा लड़का चिढ़ जाता है कि उसे जानकारी इसी आदमी से लेनी पड़ रही है। सुनहरे बाल वाला वो लड़का बताता है कि किसी ने सारी स्ट्रीम्स डिलीट कर दी और अब सारी जानकारी बस अपने पास ही रखी है। ये हालात काफी अजीब हो जाते हैं, क्योंकि वह खुलकर कह देता है कि वह उस प्लेयर की असली पहचान निकालने यानी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहा है। इन्हाक उसका यूजर नेम बोल देता है, किम्बाब जोजो यानी संघो का पुराना आईडी। अब स्थिति सच में गंभीर है, क्योंकि हमारा लड़का समझ जाता है कि लोग सच में उसका पीछा कर रहे हैं। इन्हाक उस लड़की से कहता है कि हिम्मत दिखाओ और हमारी टीम में शामिल हो जाओ। शॉन हो को पूरा सीन बेहद बेवकूफी बकिम भरा लगता है। उसने वीडियो सिर्फ इसलिए डिलीट की थी क्योंकि वह खुद से निराश था। उसने कभी भी इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन यह नकली सा हीरो उस पर गेम की बड़ी बड़ी बातें झाड़ता रहता है और जांघो को गालियां भी देता है कि उसने अपनी जानकारी लोगों के साथ शेयर नहीं की, जबकि असली बंदा तो उसी के सामने बैठा था और उसे इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। सोंगहो सोचता है क्या बाकी कम्युनिटी ने भी यही सोचा होगा, और सोचता है कि क्या उसे अपना तरीका बदलकर इन्फॉर्मेशन सबके साथ बांटनी चाहिए। हीरो सीधा उठता है और इन्हाक के पास जाकर उसे टोक देता है। वह उसे डांटता है कि बीच में आकर उसने उसका हेयर कट खराब कर दिया। इन्हॉक टफ बनने का नाटक करता है, लेकिन शंघो उसे एकदम खतरनाक नजर देता है और कहता है जल्दी निकल जा, नहीं तो फिर से बेइज्जती होगी। डरकर वो पंख भाग जाता है। लड़की ने राहत की सांस ली। उसकी हालत देखकर हमारा लड़का उससे नंबर मांग लेता है, क्योंकि सच बोलें तो वो जोकर टाइप लड़का आगे चलकर उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। घर लौटकर हमारा बॉय अब फ्रेश बज़ कट के साथ मॉडल जैसा लग रहा था। वह अपना यूजर नेम सर्च करता है और फोरम चेक करता है। जो उसने देखा वो सच में शॉकिंग होता है। पूरा फोरम उस पर गालियों से भरा हुआ था। उसे एंडलेस हेट मिल रही थी, जब तक कि उसे इनहॉक का यूजर नेम नहीं मिल गया। उसकी पूरी पेज हमारे बॉय के खिलाफ हेट से भर चुकी थी, प्योर हेटर।
रेडिट का सुल्तान ज़ांग हो लैपटॉप बंद कर देता है। उसे पता है कि यही सबसे सही रिएक्शन है। दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा, बस थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ। लेकिन जैसे ही वह पोर्टल कमांड करता है, उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। अगले 2 दिन वह अपनी छुपने की जगह को और बेहतर बनाता है, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन करते हुए। गैंती से वह काम करता है, गारा मोटर लगाता है और सब के स्मूथ करता है। काम पूरा करने के बाद वह बाहर आकर सबके सूखने का इंतजार करता है। चांद को घूरते हुए उसके मन में कुछ बदलता है। वह सोचता है कि उसे इस अन्याय का जवाब देना ही होगा। वह कोई हीरो नहीं है और न ही किसी बड़ी किस्मत की तलाश में। उसका असली लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना है। जब तक वह जीत रहा है, बस वही मायने रखता है। यह सोचकर उसकी हिम्मत मजबूत हो जाती है। पर जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, वह डर जाता है। उसके सामने एक बोन क्रीपर खड़ा था। शॉन हो पहले ही गुस्से में था और अब उसे परफेक्ट टारगेट मिल गया था। एक तेज धमाका होता है और पूरा इलाका आग की लपटों में डूब जाता है। जब उसे होश आता है, उसका पूरा शरीर खरोंचों से भरा हुआ होता है। वह समझ ही नहीं पाता कि अब भी क्या हुआ था। फिर धीरे धीरे उसे याद आता है, वह बोन क्रीपर और उसका हमला। वह सोचता है कि आखिर वह धमाके से बचा कैसे, लेकिन इसका जवाब भी उसे तुरंत याद आता है। धमाका होने से ठीक पहले शॉन हो को एहसास हो गया था कि यह राक्षस फटने वाला है, इसलिए वह पूरी ताकत से भागा। धमाका उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन उतना ही कि वह बेहोश हो जाए। मरने से बच गया, लेकिन इसकी भारी कीमत पड़ी। उसके दाएं तरफ कई छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े धंस गए थे। मुश्किल से हिम्मत जुटाकर वह अपनी स्टेटस विंडो खोलता है। उसके स्टैट्स गिर चुके थे क्योंकि उसका शरीर बहुत चोटिल था, लेकिन एक फायदा भी हुआ। राक्षस के मरने पर उसे कुछ पॉइंट्स मिल गए थे। सिर दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरी बची हुई ऊर्जा से वह पोर्टल खोलता है। नेक्स्ट सीन, वह अपने घावों का इलाज करता है। हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े निकालना बेहद दर्दनाक था। मरहम ने खून बहना रोक दिया। बैंडेज करने के बाद वह बेहोश हो जाता है। बस इतना ही उसकी लिमिट थी। सुबह होते ही वह फिर उठता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी भी दिन जान निकल जाएगी। स्टेटस विंडो खोलकर वह चेक करता है। सिस्टम के मुताबिक वह अभी भी ठीक है। अब उसके मन में सवाल आता है, आखिर बोन क्रीपर उसे मिला कैसे? जंगल इतना बड़ा है, कभी भी कोई भी क्रीचर सामने आ सकता है। इससे उसे रियलाइज होता है कि परसेप्शन स्टैट बढ़ाना कितना जरूरी है। स्टैट्स बढ़ाने के सिर्फ 2 तरीके थे, या तो एक्सप्लोरेशन करो या मॉन्स्टर्स का शिकार करो। इक्विपमेंट भी स्टैट्स बढ़ाते हैं, लेकिन सूरा एक ऐसी गेम है जिसमें स्टैट आइटम्स पाने के लिए भी खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता है। कुछ मॉन्स्टर स्किल्स ड्रॉप करते थे, लेकिन हर स्किल हर प्लेयर को सूट नहीं करती थी। अब शॉन हो यह सोचता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उसे पक्का स्टैट बूस्ट करने वाले आइटम्स मिल सकें। वह फिर से गेम की बैकग्राउंड स्टोरी की रिकॉर्डिंग्स देखता है। ये सारी घटनाएं उस बड़े एस्ट्रॉइड के गिरने से पहले की हैं। मतलब अगर वह असली दुनिया में उन जगहों पर जाए तो शायद उसे वहां खास आइटम मिल जाए। उसने 3 जगहें चुनी, रशियन शिप, हॉबगॉब्लिन और तेज वाला जेरी माउंटेन ऑर्क इंसिडेंट। फुटेज में दिखाया गया था कि वो ऑर्क 26 तारीख को मिला था। इसका मतलब उसे 25 तारीख को ही निकलना पड़ेगा। अपना अगला मिशन तय करके वह फोन उठाता है और देखता है कि रात को मिक्योंग ने उसे कॉल किया था। सीन बदलता है। दोनों एक कैफे में बैठे हैं। वह पूछती है कि वह इतनी गर्मी में भी लॉन्ग स्लीव वाले कपड़े क्यों पहन रहा है। हीरो अपने घाव छुपा रहा था और समझ जाता है कि यह लड़की बहुत ऑब्जर्वेंट है। उसे लगा कि शायद वह अभी भी हेयर कट वाले झगड़े से नाराज है, लेकिन सॉन्ग हो मना कर देता है। वह बताती है कि उसे सच में डर लगा था। शॉन हो उसे याद दिलाता है कि पिछले विंटर यह लड़का इलीगली मॉडिफाइड टो ट्रक से तबाही मचा चुका था। वह पहले ऐसे लोगों से लड़ता था जो उससे बहुत कमजोर थे, यानी बिल्कुल घटिया इंसान वाली हरकतें। यह सुनकर मिक्योंग हैरान रह जाती है। उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। शॉन हो उसे साफ कह देता है कि उस लड़के से दूर रहना ही बेहतर है। फिर वह पूछता है कि उसने उसे बुलाया क्यों था। लड़की धीरे से बताती है, वह अवेकन्ड है। शॉन हो चौंक जाता है कि उसने इतनी सेंसिटिव बात बता दी। वह मजाकिया अंदाज में जेलसी जैसा एक्ट करता है, जैसे उसे अवेकनिंग नहीं मिली हो। वह सॉरी कहती है कि उसने पहले झूठ बोला, लेकिन वह कहता है इट्स ओके। बात खत्म करके वह घर लौट जाता है। शॉन हो जेन्युइनली खुश होता है कि उसे उसके जैसे अच्छे लोग मिल रहे हैं। फिर वह स्टोर्स में जाता है, कुछ कूल ड्रोन्स और एक रेंटल कार लेता है अपने अगले मिशन की तैयारी के लिए। उसके बाद सोने चला जाता है क्योंकि अगले दिन उसे पूरी एनर्जी चाहिए थी। अगली सुबह वह ऑर्स के शिकार के लिए जरूरी सारा सामान तैयार करना शुरू करता है। अपने होम बेस में वह सबसे पहले इग्निशन स्टोन्स को पीसता है, लेकिन अगर जरा भी गलत तरीके से मार दे तो ये पत्थर अचानक चिंगारी छोड़ देते हैं। फिर वह लूमिनस स्टोन्स माइन करता है। ये इतनी ब्राइट होती हैं कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। दोनों का पाउडर बनाकर उसका सेटअप पूरा हो जाता है। इसके बाद वह उसमें चीनी, गैसोलीन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मिलाता है और आखिरी इंग्रेडिएंट डालता है, हार्डनिंग एजेंट। डायमेंशनल गेट होने की वजह से उसका टेबल सेटअप करना काफी आसान था। फिर वह सारा सामान रेंटल कार में रख देता है। सब कुछ सिक्योर करने के बाद वह जूरी माउंटेन की तरफ ड्राइव करता है अपने ऑर्क हंट मिशन के लिए।
रात 12 बजे से पहले वह कैंप ग्राउंड के पार्किंग लॉट तक पहुंच जाता है। बाकी समय वह अपना इक्विपमेंट चेक करता है और मेंटल इमेज ट्रेनिंग करता रहता है ताकि दिमाग पूरी तरह शार्प रहे। जब रात ठीक 12 बजती है, वह अपना फुल स्केल सर्च शुरू कर देता है। 2 घंटे बाद बारिश तेज होने लगती है और धुंध इतनी बढ़ जाती है कि आगे दिखना मुश्किल हो जाता है। अब वह सोचता है कि ऑर्क्स धरती से आखिर निकलते कहाँ हैं, क्योंकि उसने पूरा इलाका खंगाल लिया था। उसे लगने लगता है कि शायद गेम वाला पहले आने वाला संकेत असल दुनिया में हो ही नहीं रहा। तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ उसके सारे विचार काट देती है। डर कर वह पलटता है। एक काली परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। हमारा बॉय समझ जाता है ये एक ऑर्क है, वो भी कोई आम ऑर्क नहीं बल्कि रेड ऑर्क। मतलब यहाँ स्किल ड्रॉप पक्का है। स्यांग हो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और एक क्रैकर फेंक देता है। अगर सब प्लान के हिसाब से चला तो वह इसे पकड़ सकता है। अब स्ट्रैटेजी सिंपल थी। पहली, फ्लेयर से ऑर्क को भड़काओ और उसका ध्यान भटकाओ। दूसरी, जैसे ही वह फ्लेयर पर टूट पड़े, पोर्टल खोलो, फ्लैश बैंग उठाओ और उसकी आंखों के बिल्कुल पास एक्सप्लोड करो। इससे ऑर्क लगभग 20 सेकंड के लिए अंधा हो जाएगा। अब टाइम अटैक शुरू होता है। वह ऑर्क की डीली हुई मांसपेशियों पर वार करके उसकी हरकतें धीमी करने की कोशिश करता है। ऑर्क गुस्से में चिल्लाता है और एपीएनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है, लेकिन हमारा लड़का सही टाइम पर झुक जाता है। फिर वह अपना चाकू उठाता है और ऑर्क की टांग में चुभो देता है। ऑर्क दर्द से जमीन पर गिर जाता है। अब दोनों के आई लेवल सेम। हाँ, अब वह पहले से बनाया हुआ फ्लेम कैन ऑर्क के मुंह में ठूंस देता है। कैन अंदर जाते ही ब्लास्ट हो जाता है। हमारा लड़का जीत की खुशी मनाने ही वाला था कि ओवरसी का एक पंच उसे हवा में उड़ा देता है। वह उठकर समझ जाता है कि उसने बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर दिया। ऑर्क की आधी बॉडी जल चुकी थी, लेकिन वह अभी भी खड़ा था। उसका अंत पास था, लेकिन हमारा लड़का भी मुश्किल हालत में था। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है, लेवल 3 रीच्ड, प्लस 10 पॉइंट्स, स्किल गेन्ड, विल टू सर्वाइव। वह खुद से कहता है, मैं ये हैंडल नहीं कर सकता। फिर उसकी नजर अपने कलाई पर पड़ती है। वहां हल्की सी चमक दिखती है। यही था उसका ड्रॉप आइटम, वॉच ऑफ परसेप्शन। वह राहत की सांस लेता है। बारिश में ड्रॉप आइटम ढूंढना मुश्किल होता। वह मरे हुए ऑर्क के पास जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। उसे याद आता है कि जिरी माउंटेन ऑर्क इंसिडेंट की खबर तो असली दुनिया में कभी सामने ही नहीं आई थी। उसे दबा दिया गया था। अब उसके दिमाग में बड़ा सवाल है, क्या ये जानकारी लोगों को बतानी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर ये बाहर निकली तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। मिकियोंग की बात उसे याद आती है। अवेकेंड वही लोग हैं जिन्होंने ये गेम खेली है। मतलब हजारों लोग अवेकेंड हो चुके होंगे, और अगर उनके अंदर भी ओ और हॉक जैसे लोग निकले तो सिस्टम और कानून दोनों ही टूटकर बिखर जाएंगे। सब लोग बस अपना फायदा देखने लगेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वह ऑर्क को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। अगर वह वहीं पड़ा रहा तो उसकी लाश बोन क्रीपर बन जाएगी और फिर किसी को भी मार सकती है। तभी उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आता है, क्या वह खुद ज़ॉम्बी बन सकता है? अवेकेंड होने के बावजूद अगर स्पोर्स लगे तो इन्फेक्ट तो वह भी हो सकता है। यही सोचकर वह और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। वह पोर्टल खोलता है और उन थोड़े से लोगों के बारे में सोचता है जो आने वाले अपोकलिप्स में शायद सरवाइव कर पाएंगे। फिर वह मिट्टी खोदना शुरू करता है, क्योंकि उसे ऑर्क को दफनाना ही होगा। कुछ देर बाद वह पूरी तरह थक जाता है और सोचता है कि इस भारी ऑर्क को गड्ढे तक कैसे खींचे। तभी उसकी नई स्किल विल टू सर्वाइव खुद एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि उसका शरीर एग्जॉस्शन की हद पर पहुंच चुका था। स्किल की वजह से उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वह जल्दी से मिट्टी हटाकर ऑर्क को गड्ढे में धकेल देता है। फिर वह पोर्टल खोलकर वापस अपनी कार में गिर पड़ता है। ट्रांजिशन इफेक्ट की वजह से कुछ देर तक उसका शरीर ठीक से मूव भी नहीं कर पाता। अगले दिन वह उठता है और वेदर पर शक करता है, क्या ये सच है? प्लान के हिसाब से उसे अब तक डिफेंस लाइन बना लेनी चाहिए थी। वह फोन पर चेक करता है कि रेड ऑर्क के मार्क्स गायब हुए या नहीं। फिर वह डिसाइड करता है आज कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना है। वक्त अभी बिल्कुल सही नहीं है। वह सुबह आए हुए पैकेजेस चेक करता है। अंदर वेपन्स थे जिन्हें वह किसी इंडियन वॉर क्लब की तरह इस्तेमाल कर सकता था। कुछ सामान मिसिंग था। एक नोट में लिखा था कि वो इलीगल आइटम्स हैं, इसलिए कस्टम्स ने रोक दिए। वह अभी उन्हीं वेपन्स को चेक कर रहा था कि उसे बाहर एक और डिलीवरी वैन की आवाज सुनाई देती है। वह जोर से बोलता है, डोर पर रख दो। लेकिन अगले ही सेकंड डोर पर नॉक होता है। वह सोचता है यह डिलीवरी बॉय ने सुना क्यों नहीं। गेट खोलता है और पूरी तरह से शॉक में आ जाता है। वह डिलीवरी बॉय नहीं, मिकियोंग थी। वह मुस्कुराकर कहती है कि काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई और उसे उससे एक जरूरी बात करनी थी। उसके हाथ में खाने का एक पैकेट था और वह पूछती है, क्या तुम मेरे साथ टियोकबोकी खाना चाहोगे? अब अपोकलिप्स में सिर्फ 24 दिन बचे थे। हमारा बॉय अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि मिकियोंग उसके घर आ गई है। हीरो नर्वस हो जाता है और साफ साफ ब्लश भी कर रहा था। खाना सर्व करने के बाद वह उससे कहती है, ठंडा होने से पहले खा लो, और वह बिना कुछ बोले उसकी बात मानकर खाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद दोनों खाना खत्म कर लेते हैं। तब वह पूछता है, तो तुम मुझसे
मुझसे किस बारे में बात करने आई हो? वह सीधा मेन टॉपिक पर आ जाती है। जैसा उसने पहले बताया था कि वह सूरा के बारे में रिसर्च कर रहा है, तो वह उसी पर कुछ जरूरी बातें उससे डिस्कस करना चाहती थी। ये वैसा टॉपिक बिल्कुल नहीं था जैसा हमारा लड़का सोच रहा था। उसे लगा था शायद वह उस तरह की बात करने वाली है, डेट वेट जैसी, लेकिन वह खुद को समझा लेता है कि अभी अपोकलिप्स आ रहा है। ऐसे समय में सीरियस बातें करना ही बेहतर है और अच्छी कंपनी होना भी उसके लिए जरूरी है। वह जल्दी से घर का कचरा बाहर निकालने लगती है और हमारा लड़का बाकी चीजें सेट करने लगता है। वह अपना कंप्यूटर खोलता है और सीधे बता देता है कि वह अवेकेंड है, क्योंकि अगर उसे यह बात किसी और तरीके से पता चलती तो हालात ऑकवर्ड हो सकते थे। फिर वह डिटेल में समझाना शुरू करता है मेटल डेथ प्लेग क्या है और क्यों 6 से ज्यादा लोगों का साथ में घूमना ज़ॉम्बीज़ के लिए आसान शिकार बन जाता है। वह बताता है कि परसेप्शन समझना सर्वाइवल में सबसे जरूरी स्किल है, क्योंकि गेम का असली गोल सिर्फ एक है, बचना। वह आगे एक्सप्लेन करने ही वाला था कि तभी वह उसे रोक देती है और ओवेन हॉक का टॉपिक छेड़ देती है। कहती है कि लोग किम्बप लवर को इतना बैकलैश क्यों दे रहे हैं और वह इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं कर रहा। हमारा लड़का इसका सीधा जवाब नहीं दे पाता तो वह उससे गेस करने को कहता है। उसका गेस होता है हर किसी की अपनी वजह होती है और कई बार हालात उनकी गलती को भी सही दिखा देते हैं। तभी हमारा लड़का उसे वह सच बताता है कि उसने ओवेन का ऑफर ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था। वह शॉक हो जाती है, तुमने उसे इनकार कैसे कर दिया? तभी वह अपना फोन निकालता है और उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जहां वे लोग एक लड़की को किडनैप करने की बात कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वह हार्ड टू गेट बिहेव कर रही थी। वह ये सब सुनकर गुस्से से भर जाता है। सीन हो मिक्योंग की तरफ मुड़कर कहता है कि जब एपोक्लिप्स आएगी लोगों का असली चेहरा सामने आ जाएगा। हमारा हीरो उसे समझाता है किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा मत करना। तभी वह उसे चौंका देती है ये कहकर कि उन्हें एक टीम बनानी चाहिए ताकि दोनों मिलकर सरवाइव कर सकें। हमारे लड़के का हाथ रुक जाता है, वह तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाता। उसके गोल्स में से एक है लेवल 10 तक पहुंचना और ट्यूटोरियल शुरू होने से पहले शॉप अनलॉक करना, और यही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। सूरा में सिस्टम ऐसा है कि रिस्पॉन होने वाले मॉन्स्टर्स का रैंक तुम्हारे लेवल के हिसाब से बदल जाता है। अगर वह उसके साथ चली गई तो उसके साथ सबसे बुरी मौत होने के चांसेस हैं। वह हल्की नर्वस हंसी के साथ कहता है अगर मैं खुद ज़ॉम्बी बन गया तो तुम क्या करोगी? लड़की बिना हिचक कहती है मैं संभाल लूंगी, और ये साबित करने के लिए वह अपना ट्रेट इस्तेमाल करती है और पलक झपकते ही सीधे उसके डाइनिंग टेबल पर टेलीपोर्ट हो जाती है। वह अपना ट्रेट बताती है ब्लिंक। वह कहती है कि अगर वह कभी उसे काटने आ भी गया तो उसे बस एक बार डॉज करना होगा। हमारे लड़के को उसका स्किल देखकर सच में हैरानी होती है, लेकिन वह उसे वार्निंग देता है कि ऐसा ट्रेट किसी को भी यूं ही मत दिखाना, क्योंकि ये काफी डेंजरस भी हो सकता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि वह उस पर भरोसा करती है और अगर दोनों ज़ॉम्बी नहीं बने तो दोनों मिलकर एक बहुत दमदार टीम बना सकते हैं। थोड़ी देर बाद वह पेड़ों के पास खड़ा फेंसिंग के बारे में सोच रहा होता है और उसे लगता है कि ये बनाना सरप्राइजिंगली आसान है। पहला स्टेप जमीन में सपोर्ट वाले खंभे गाड़ो, दूसरा स्टेप उनके चारों ओर बार्ब्ड वायर लपेटकर फिक्स कर दो, फिर कुछ जगहों पर इंफ्रारेड सेंसर्स लगा दो और काम पूरा। वह अपना काम देखकर खुद से खुश होता है और सोचता है इसके लिए तो मुझे एक डेक्सटेरिटी पॉइंट मिलना चाहिए था। जैंग हो वापस जाकर मोटर लगाना पूरा करता है और डिफेंस वॉल तैयार कर लेता है। अब वह डिसाइड करता है कि सारे पैकेजेस अंदर शिफ्ट कर देता है। कुछ देर बाद वह सभी बॉक्सेस अंदर ले आता है। अगला स्टेप सोच ही रहा होता है कि अचानक उसे ठंड लगती है और वह छींक देता है। उसे एहसास होता है कि दूसरी दुनिया बहुत ठंडी होने वाली है और जल्द ही उसे यहीं शेल्टर के अंदर रहना पड़ेगा, इसलिए उसे कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। वह केव के एंट्रेंस को देखता है और डिसाइड करता है कि यहाँ एक प्रॉपर गेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कर्टन से काम नहीं चलेगा। हर नया स्टेप उसकी टू डू लिस्ट और लंबी कर रहा था। बाद में वह एक वुडवर्किंग शॉप जाता है गेट और बाकी चीजें बनवाने के लिए। वापस आते समय वह उन लोकेशंस को चेक करता है जहां वह मेटल डेथ प्लेग शुरू होने से 5 घंटे पहले लूट करने वाला था। लिस्ट बनाते हुए उसे अचानक ह्योंग जुन ह्योंग दिखता है, जिससे वह लंबे समय से नहीं मिला था। वह जिम डायरेक्टर है, डिवोर्सी है और उसकी एक छोटी बेटी भी है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर हमारे लड़के को लगता है कि वह काफी डिप्रेस्ड है। ह्योंग उसे देखकर कहता है कि वह फिर से फिट लग रहा है। हमारा लड़का पूछता है क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? ह्योंग सीधा बोल देता है दुनिया खत्म होने वाली है, ये साफ नहीं दिख रहा क्या? प्रोटैगोनिस्ट शॉक्ड होता है कि उसे भी अपोकलिप्स के बारे में पता है। ह्योंग पूछता है क्या वह भी इस चीज पर बिलीव करता है? पहले ह्योंग नहीं मानता था, जब तक कि उसका दोस्त अपने मिले हुए सुपर पावर से हवा में उड़ने नहीं लगा। हमारा लड़का झूठ बोलता है कि वह अभी तक अवेकेंड नहीं हुआ। जिम वाला आदमी भी एक थकी हुई सांस लेता है और कहता है कि वह भी अभी तक जागृत नहीं हुआ। उसका दोस्त तो अब हीरो कास्टिंग स्टेशन जा रहा है ताकि अपनी नई सुपर पावर दिखाकर पैसे कमा सके। ह्योंग उसे पास बैठने को कहता है और हमारा लड़का समझ जाता है कि बहुत जल्दी अवेकेंड लोगों का सच पूरी दुनिया को पता चलने वाला है। फिर वह अचानक एक अजीब बात शुरू करता है, वीडो शूट आउट। शॉन हो को यकीन ही नहीं होता क्योंकि उसने सुबह की न्यूज देखी ही नहीं थी। ह्योंग कहता है जाकर न्यूज देखो, लेकिन जब तक हमारा लड़का चेक करता है पोस्ट तुरंत डिलीट हो चुकी होती है, मतलब मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा था। ह्योंग और डिटेल देता है, कहते हैं कि किसी डिजर्टर ने फायरिंग शुरू की और अब पूरा एरिया पब्लिक के लिए बंद है, सिर्फ आर्मी और पुलिस अंदर जा सकती है। ये सुनते ही हमारा लड़का
अचानक उठता है, कोई बहाना बनाता है और तेजी से घर की तरफ दौड़ पड़ता है। घर पहुंचते ही उसे रियलाइज होता है शूट आउट ऑर्क इंसिडेंट के ठीक बाद हुआ था, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। उसे शक होने लगता है कि शायद सरकार भी इस सब में शामिल है। उनकी रिएक्शन बहुत सस्पिशियस थी। वह अपने कंप्यूटर पर एक फाइल खोलता है और एक वीडियो प्ले करता है जहां बहुत से लोग प्रीकर्सर फिनोमिनन होने का एग्जैक्ट टाइम जानते हुए दिखते हैं। उसने ऑर्क को खत्म कर दिया था, फिर भी शूट आउट उसी टाइम क्यों हुआ? इसका मतलब किसी ने शायद गवर्नमेंट को इन्फो पहले ही दे दी थी। शायद किसी ने पहले ओमेन देखते ही एक्शन शुरू कर दिया हो, और शायद वे सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके पास ऑफेंसिव ट्रेट नहीं है। वह नहीं जानता असल में कौन है, लेकिन कोई न कोई जरूर गवर्नमेंट के पीछे से सब कंट्रोल कर रहा है। लेट नाइट रिसर्च करने के बाद शॉन हो का शक धीरे धीरे सीमित होकर 3 वेटरन प्लेयर्स पर आ जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वह क्रिएटर को अपनी सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देता है। अगर गेम का क्रिएटर ही विलन होता और सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा होता तो वह कभी उसे ऑर्क मारने ही नहीं देता। अब वह 3 चेहरों के स्केच बनाता है, यही उसके सबसे बड़े सस्पेक्ट्स थे। वह सोचता है क्या इनमें से कोई सर्वाइवर नंबर 1 है? अगर उसकी थ्योरी सही हुई तो सरकार को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। वह कुर्सी पर पीछे झुकता है और सोचता है कि सर्वाइवर नंबर 1 क्या सच में वही इंसान है जिसे वह गेम के दिनों से जानता था। उसे अपने पुराने वेटरन दोस्तों की याद आती है और अभी के लिए वह उनसे ही भरोसा करने का फैसला करता है। वैसे भी इंफॉर्मेशन बांट देने से वर्ल्ड एंडिंग कैटास्ट्रोफी रुकने वाली नहीं, इसलिए वह अभी कोई कदम नहीं उठाएगा। 2 दिन बाद उसका नया दरवाजा तैयार हो जाता है और पैंट्री भी पूरा हो जाता है, मतलब उसका पहला शेल्टर आधिकारिक रूप से बन चुका है। अब वह 2 लॉजिस्टिक ट्रेज लगाने का प्लान बनाता है। वह दीवार में छेद करता है, लेकिन जगह उसकी उम्मीद से कम निकलती है। बेसमेंट वाटरप्रूफ हो चुका है और वह धीरे धीरे बाकी काम पूरा कर रहा है। चलते हुए वह सोचता है जब चोट ठीक हो जाएगी तब देख लेंगे आगे क्या करना है। फेज 2 का इंपॉर्टेंट टास्क ड्रोन से मैप बनाना। वह वीआर हेडसेट पहनकर ड्रोन उड़ाता है और शेल्टर को मिड पॉइंट बनाकर पूरे क्षेत्र का नक्शा तैयार करता है। नॉर्थ वेस्ट में उसे बर्फ से भरे मैदान दिखते हैं और साउथ साइड पर ओशन। ओशन में मॉन्स्टर्स तो नहीं, पर खाने लायक जीव बहुत हैं, इसलिए वह वहां फिश ट्रैप्स लगाने का प्लान बनाता है। वह वैली को डिटेल में देखता है ताकि शेल्टर के इकोसिस्टम को समझ सके। उसे वह जगह दिखती है जहां उसने ऑनवल बियर को दफनाया था, लेकिन अब वहां बॉडी गायब थी। वह सोचता है शायद किसी बड़े जानवर ने खा लिया होगा। वह कोई फैसला नहीं करता क्योंकि वहां कई फुटप्रिंट्स थे, ज्यादातर ऑर्क्स के। शेल्टर से वैली तक की दूरी ड्रोन मैपिंग बताती है कि वैली और शेल्टर के बीच की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। मतलब उसका शेल्टर उसने सोचा था उससे काफी ज्यादा खतरनाक जगह पर है। जैसे ही उसे गॉब्लिन्स के आसपास होने का आभास होता है वह ड्रोन को वापस बुला लेता है क्योंकि ड्रोन खोने का रिस्क वह नहीं ले सकता। अब उसके पास पूरा मैप है और उसे पता है किस दिशा में कौन से जीव रहते हैं। अब ग्राउंड चेक की बारी। वह सबसे पास के स्वॉम्प से शुरुआत करने का फैसला करता है ताकि फार्मिंग की संभावना देख सके। अचानक इंफ्रारेड अलार्म बज उठता है। वह बाहर निकलता है और जमीन पर गोब्लिन के फुटप्रिंट्स देख लेता है। हमारा लड़का पहले से इनके बारे में सोच चुका था, इसलिए यह उसके लिए परफेक्ट मौका था। वह सोचता है क्या यह उसके बढ़े हुए परसेप्शन स्टेट की वजह से है। अब छोटी से छोटी आवाज भी साफ सुनाई देती है। कुछ देर इंतजार के बाद वह गोब्लिन ग्रुप को स्पॉट कर लेता है बिना खुद को रिवील किए। एम्बुश का एंगल परफेक्ट था। गॉब्लिन्स पर कैसे अटैक किया। वह स्पीयर और एरो निकालता है और एक गॉब्लिन के सिर पर परफेक्ट शॉट मारता है। वह वहीं गिरकर मर जाता है। बाकी गॉब्लिन्स उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन हमारा लड़का उन्हें आसानी से खत्म कर देता है। 4 को मारकर वह अगले 4 पर हमला करने जाता है। गॉब्लिन्स उसे घेर लेते हैं। तभी वह अपनी पॉकेट से एक चीज निकालता है जिससे सारे गॉब्लिन्स अचानक घुटनों पर गिर जाते हैं। जैसे ही वह लोग नीचे होते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट नाइफ निकालकर उनके सिर काट देता है। उसने गॉब्लिन्स की कमजोरी एग्जॉस्शन का पूरा फायदा उठाकर लड़ाई जीत ली। ये तरीका इतना आसान काम करेगा उसे खुद भी यकीन नहीं था। अब एपोकलिप्स तक 21 दिन बचे हैं। जमीन खोदते हुए हमारा लड़का थक जाता है। तभी उसका ट्रेट एक्टिवेट हो जाता है और शरीर वापस फुल एफिशिएंसी मोड में आ जाता है। उसे पहली बार लगता है उसकी स्किल सच में बेकार नहीं है। गॉब्लिन्स को दफनाकर वह अपना लूट चेक करता है। सबसे पहले गुआका फ्रूट जो स्ट्रेंथ रेस्टोर करता है, फिर वेजिटेबल ओनाइल का बड़ा स्टॉक जिससे लगता है कि पास में हार्वेस्टिंग एरिया होगा। हेड गॉब्लिन का पाउच चेक करते हुए उसे एक जीवित नीले रंग का टॉड मिलता है। वह सोचता है ये लोग डेड टॉड की जगह जीवित टॉड लेकर क्यों घूम रहे हैं। अचानक टोड से एक अजीब स्मेल आती है और उसे समझ आता है ये पैरालिसिस पॉइजन है जो गॉब्लिन्स इस्तेमाल करते हैं। वह तुरंत डिसाइड करता है इस टोड को पालना पड़ेगा, एक ऐसा पेट जो क्यूट भी है और जिसका पॉइजन निकालकर वह खुद पर माइक्रोडोज करके पॉइजन रेजिस्टेंस भी बढ़ा सकता है। इससे हंटिंग भी आसान होगी। वह उसका नाम रखता है जोडोक और सोचता है कि इसे खूब खिलाना पड़ेगा। सिस्टम मैसेज भी आता है जोडोक अब आपकी प्रॉपर्टी है। वह सोचता है क्या यह असली दुनिया
दुनिया का कोई हिडन गिमिक है। वह सिचुएशन को एनालाइज करता रहता है, फिर एक्सप्लोरेशन जारी। डिमेंशनल गेट खोलकर वह इधर उधर ट्रैवल करता है और पूरी रीऑर्गेनाइजेशन खत्म करता है। खोज के दौरान उसे एक स्प्रिंग मिलता है जो ड्रोन से मिस हो गया था। पानी सेफ लगता है, कोई खतरा नहीं। स्प्रिंग के पीछे उसे गुआका ट्री और वेजिटेबल ऑयल वाले बर्ड्स मिलते हैं। वह फ्रूट्स और बर्ड्स लेकर ट्रीज पर निशान लगाता है ताकि रास्ता याद रहे और शेल्टर लौट जाता है। अपार्टमेंट में वह अपने नए पेट जोडॉग को खाना खिलाता है। अभी तो उसे दूसरी मंजिल पर ही रखना होगा क्योंकि हाइडआउट में वह जिंदा नहीं रह पाएगा। क्योंकि उसे अपने पेट को छोड़कर दूसरे ठिकाने पर नहीं रखा जा सकता था, वह वहीं दूसरी मंजिल पर उसकी देखभाल करता रहा। पेट का ध्यान रखने के साथ साथ और भी कई काम थे। सबसे लंबा काम था मरहम ऑइंटमेंट बनाना, और इस बार उसने जरूरत से ज्यादा बना दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने मरहम का करे क्या। वह इसे मिक्योंग को भी नहीं दे सकता था क्योंकि वह भी अवेकंड है। इसीलिए उसने तय किया कि यह मरहम वह ह्योंग को दे देगा। जैसे ही वह ह्योंग के जिम पहुंचा, ह्योंग प्रोटीन ड्रिंक पी रहा था। हमारे लड़के ने उसे मरहम थमा दिया। ह्योंग ने पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा, गलती से ज्यादा खरीद लिया, घावों के लिए अच्छा है, तुम रख लो। ह्योंग ने मजाक में पूछा, क्या अब तुम बेचने का काम शुरू कर रहे हो? हमारा लड़का तुरंत बोला, नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। फिर भी ह्योंग ने मरहम देने के लिए और सूरा गेम से जुड़ी जानकारी भेजने के लिए उसका धन्यवाद किया। हमारे लड़के ने भी धन्यवाद कहा क्योंकि ह्योंग ने उसे उइदो शूटआउट की खबर दी थी। सियांग हो को जिम में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। तभी ह्योंग ने बताया कि लोगों ने प्रसारण वाले लोगों से जानकारी लेकर अपने अपने बेस बनाना शुरू कर दिया है। अब वे यही जगह अपना नया ठिकाना बनाएंगे। हमारा लड़का उसे चेतावनी देता है, बहुत सारे लोगों का एक जगह जुटना ये अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन ह्योंग अपने सदस्यों को छोड़ना नहीं चाहता था। वह उनके प्रति बहुत वफादार था। फिर उसने पूछा, तो तुम्हारा प्लान क्या है? हमारा लड़का बात घुमा देता है। अचानक उन्हें एक स्क्रीम सुनाई देती है और हो को वो आवाज फेमिलियर लगती है। वो बिल्डिंग के नीचे देखता है और यूज मिकोंग जमीन पर गिरी हुई दिखती। दोनों तुरंत उसकी तरफ भागते हैं, ये सोचते हुए कि क्या हुआ। वो बताती है कि उस पर अटैक हुआ था, लेकिन यूजे दिख नहीं पाया कि किसने अटैक किया। ह्योंग तुरंत बिल्डिंग के बाहर और पूरे एरिया को चेक करने चला जाता है, जबकि हमारा लड़का यूज माना करने की कोशिश करता है कि अभी बाहर मत जाओ। मीनवाइल हमारा लड़का मिक्यूओं के साथ रहता है और वो बताती है कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया था और वो समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। ये सुन के हमारे हीरो की रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ जाती है और यूज समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। वो उसे तुरंत कहता है कि जब भी ऐसा कुछ हो अपनी एबिलिटी ब्लिंक का यूज करे क्योंकि वो लोग मूव करना शुरू कर चुके हैं। वो उसे अश्योर भी करता है कि वो जल्दी ही यूज एक सेल्फ डिफेंस किट भेजेगा और यूज कहता है कि अब से बहुत केयरफुल रहे। अपोकलिप्स आने में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। पास्ट का एक फेमस मीम है, अगर 5 लोग इकट्ठा हो जाएं तो उनमें से एक जरूर यूजलेस होता है। ट्रोलर्स दुनिया के हर कोने में एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली सूरा में। सूरा में इंटरफियरेंस के पैचेस एग्जिस्ट करते हैं। डेवलपर्स रिपोर्ट्स का जवाब देते हैं, लेकिन ट्रोलर्स को पकड़ते नहीं है। सूरा में ट्रोलर्स एक टीम ज्वाइन करते हैं नॉर्मल प्लेयर्स बनके, लेकिन बाद में पार्टी को मॉन्स्टर्स से भरे एरिया में ले जाकर पूरी टीम को वाइप आउट कर देते हैं। वो बिगिनर्स के पास काइंडनेस दिखा के जाते हैं, सिर्फ बाद में उन्हें मारने और उनका समन चुराने के लिए। ट्रोलर्स ने हर तरह के काम किए हैं ताकि पार्टीज आपस में लड़ने लगें। उन्होंने एक गेम जो वैसे ही ज्यादा फेमस नहीं था, यूसे सिर्फ 1 साल में गिरा दिया। यूजर्स सिर्फ 4 तक रह गए क्योंकि शॉन हो की टीम ने बाकी बचे ट्रोलर्स का ख्याल रख लिया था। हमारा लड़का सोचता है कि वो ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, फिर जो कुछ उसने अब तक फाइंड आउट किया है उसका समरी अपने दिमाग में बनाता है। अवेकनर कम्युनिटीज ने मिलकर ट्रेनिंग और ज्यादा तेज कर दी है ताकि ऐसे लोगों से निपटा जा सके। अगले 3 दिन के लिए जब भी यूज टाइम मिलता, हमारा हीरो ऑनलाइन एक सर्वाइवल मीटी चैनल से वेपन यूसेज और रियल कॉम्बैट में काम आने वाली टेक्निक्स सीखता रहा। दूसरी तरफ इस टाइम पीरियड में उसने मॉन्स्टर्स के अटैक्स देखे, इंक्लूडिंग उनके हाइडआउट्स। प्लस काफी सारी स्ट्रैटेजीज और वेपन्स ऐसे थे जिन्होंने वायर डिजीज को कंसिडर ही नहीं किया था। इसलिए इन 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद जांग हो फाइनली अपना मैं वेपन चूज करने के लिए रेडी हो गया। एक ऐसा वेपन जो वायर डिजीज आने पर यूज किया जा सके और जो एंटी पर्सनल कॉम्बैट और मॉन्स्टर एलिमिनेशन दोनों के लिए अच्छा हो। वह अपने टूल बैग में देखता है और उसे एक इंडियन वॉर क्लब, वुडन स्लिंग शॉट, ओकर क्ले बीड्स और हैंडमेड स्टोन एग्जेस मिलता है, लेकिन इनमें से एक भी उसकी कंडीशंस के साथ मैच नहीं करता। फिर सबसे पहले हमारा प्रोटैगनिस्ट स्लिंग शॉट ट्राई करने का डिसाइड करता है। इसकी यूटिलिटी कई तरह से हाई है, लेकिन ओचर क्ले बीड्स एम्बिग्युअस हैं क्योंकि उनकी पावर वीक है। नेक्स्ट वह इंडियन वॉर क्लब यूज करने का डिसाइड करता है। वह सोचता है कि जब वायर डिजीज को एक गिवन माना जा चुका है तो वरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। ज़ॉम्बी को एलिमिनेट करने का सबसे इजी तरीका है स्कल के अंदर रहने वाले स्पोर्स को ब्लंट वेपन से डिस्ट्रॉय करना। उसे याद आता है कि लेवल 10 रीच करने के बाद जो पहला वेपन उसने बाय करने का डिसाइड किया था वह एक ब्लंट वेपन टाइप आइटम था, एबनी वुड क्लब, और इसीलिए उसके लिए अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ाना एसेंशियल था। लेकिन अब हमारा लड़का सोचता है कि क्या इंडियन
इंडियन वॉर क्लब लोगों के अगेंस्ट भी अच्छा है। उसे लगता है यह एम्बिगुअस है क्योंकि इसके साथ एक साइकिक अवेकनर को हैंडल करना उसके लिए डिफिकल्ट होगा। उसे पता है कि सर्वाइवल लाइफ में एक ह्यूमन को किल करने पर 50 पॉइंट्स मिलते हैं। मर्डरर सिस्टम, जिसमें अगर कोई मर्डरर के रूप में रजिस्टर हो जाता है तो उसे पास के प्लेयर्स के साथ डेथ मैचेस करने पड़ते हैं। प्लेयर किलिंग के अब्यूज को प्रिवेंट करता था, ऑल्दो फिर भी काफी ज्यादा लोग होंगे जो सिर्फ ज्यादा पॉइंट्स के लिए यूजर्स को एलिमिनेट करेंगे, चाहे उन्हें डिमेरिट्स ही क्यों न झेलने पड़े। मीनवाइल वह अपने इंडियन वॉर क्लब से डमी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। वह डिसाइड करता है कि जब तक आइटम और स्किल फार्मिंग फिनिश नहीं हो जाती तब तक वह ऐसे प्लेयर से दूर रहेगा। हार्ड ट्रेनिंग के बाद हमारा हीरो अपनी जगह पर खड़े होकर अपना पसीना पोंछता है और स्टोर को कंप्लीटली डिसमेंटल करने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन बीच सेंटेंस में ही रुक जाता है जब उसे पास से वुल्फ की आवाज सुनाई देती है। वह शॉक हो जाता है, सोचता है कि कहीं हाइडआउट के पास कोई इंजर्ड तो नहीं हो गया। बाद में सियोन हो उस वुल्फ को ढूंढ निकालता है जो नॉर्मल साइज से काफी बड़ा होता है। हमारा लड़का उस पर राइड भी कर सकता है। सिस्टम उसका नाम रिवील करता है ग्रे वुल्फ, लेकिन जब वह उसे क्लोजली ऑब्जर्व करता है तो नोटिस करता है कि वह सांस नहीं ले रहा। वह सोचता है कि क्या यह एक स्ट्रे वुल्फ है या फिर कोई ऐसा जो अटैक होने के बाद उसके हाइडआउट के पास आ गया हो। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी इंजरीज चेक करना स्टार्ट करता है, लेकिन अचानक एक यंग लिटिल वुल्फ पीछे से उसकी बैक पे हिट करता है। सियोंग हो को पता चलता है कि डेड वुल्फ असल में उस लिटिल वुल्फ की मदर है और वह छोटा वुल्फ उसके और उसकी मदर के बीच खड़ा हो जाता है ताकि अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर सके। वह कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि वह फोर्स यूज करके उस लिटिल वुल्फ को उसकी मदर से सेपरेट नहीं कर सकता। वह एक शवल उठा लेता है और हमारा हीरो डिसाइड करता है कि डेड वुल्फ को जल्दी से बेरी कर दिया जाए। जैसे ही वह गड्ढा खोदना स्टार्ट करता है, वह सोचता है अगर वह वुल्फ एक मॉन्स्टर होता तो वह बोन क्रीपर में टर्न हो जाता, और अगर नहीं तो वह और ज्यादा मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। कुछ टाइम बाद होल कंप्लीटली डिग हो जाता है जबकि यंगर वुल्फ अपनी मदर के पास सो रहा होता है, जो हमारे लड़के को उसके यंगर सेल्फ और मोंगची उस डॉग की याद दिला देता है जिसे उसने अपने चाइल्डहुड में रेस किया था। नेक्स्ट वह लिटिल वुल्फ को उठाता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि उसकी मदर यहीं सो रही होगी। वह ऐड करता है कि वह जब चाहे अपनी मॉम को विजिट कर सकता है क्योंकि वह हाइड आउट डोर में एक डॉग होल बनाने का प्लान कर रहा है। फिर सियोन हो वुल्फ को एक पीस ऑफ मीट देता है, यह प्रॉमिस करते हुए कि जब तक वह ग्रो अप नहीं हो जाता वह इंश्योर करेगा कि वह कभी स्टार्व न करे। वह रिटर्न में उसकी हेल्प मांगता है उसकी अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल के साथ। जब वह पूछता है कि क्या वह अग्री करता है तो स्मॉल वुल्फ हैप्पीली एक सॉफ्ट साउंड निकालकर आंसर करता है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका नाम डिंगो रखता है और उसके हेड पर पैट करता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है नोटिफाई करते हुए कि उसने ग्रे वुल्फ के साथ कम्युनिकेशन में सक्सेस हासिल कर ली है और ये ग्रे वुल्फ डिंगो उसकी प्रॉपर्टी माना जाएगा। इसके साथ अपोकलिप्स आने में 19 डेज बचे हैं। एक्सियोन हो डिंगो को ट्रेनिंग देने में बिजी है। वह उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि जो एक्शंस उसने अभी सिखाए हैं उन्हें रिपीट करे। जब हमारा लड़का पॉ के लिए कॉल करता है, डिंगो अपना पॉ अपने ओनर के हैंड पर रख देता है। फिर वुल्फ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक रन करता है, सेट करता है, लाई डाउन करता है और क्वाइट रहता है। हर कमांड फॉलो करता है जो हमारा हीरो देता है। लास्टली वह एक बिग पीस ऑफ बोन हवा में थ्रो करता है और डिंगो सक्सेसफुली एक लीप के साथ उसे कैच कर लेता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सैटिस्फाइड फील करता है जब वह नोट करता है कि वह कितनी क्विकली सीख लेता है, शायद इसलिए क्योंकि वह किसी और वर्ल्ड से है। वह उसकी एक्सीलेंट सेंट ट्रैकिंग स्किल्स के बारे में रिफ्लेक्ट करता है और अपने माइंड में डिंगो को लक और ब्लेसिंग का बंडल कंसिडर करता है। वह अपने अडोरेबल कंपेनियन का ख्याल एक किस के साथ रखता है और कुछ कहना स्टार्ट करता है, लेकिन उसका फोन रिंग हो जाता है। जैसे ही सियोन हो फोन पिक करता है, वह ह्योंग का मैसेज देखता है जो वेब पर लेविटेशन सर्च करने का सजेशन देता है। बाद में हमारा हीरो एक आर्टिकल फाइंड करता है एक पर्सन के बारे में जिसे फर्स्ट सुपर ह्यूमन कहा जा रहा है, जो क्लेम करता है कि ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स जल्द ही अपीयर होंगे और डिजास्टर लाएंगे। वह आर्टिकल रैंक 1 तक पहुंच चुका है। कमेंट्स में लोग स्केप्टिकल होते हैं, यह बिलीव करते हुए कि ब्रॉडकास्ट चैनल ने यह सब सिर्फ रेटिंग्स के लिए किया है। वह नोट करता है कि काफी लोग इरास के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अवेकनर्स कमेंट सेक्शन में क्लियरली अलार्म्ड हैं। उसे यह अम्यूजिंग लगता है कि कैसे कुछ लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर होने पर अपसेट हो जाते हैं और कुछ लोग एंग्री हो जाते हैं जब जो चीज वे जानते हैं वह वाइड स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होगा। उसे पता है कि लोग शॉक और सुपर पावर्स के बारे में रैलीज होल्ड कर रहे हैं, लेकिन वह स्नैप आउट ऑफ इट करता है, डिसाइड करते हुए कि वह ऐसे मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होगा। दो वह इंप्लाई करता है कि गवर्नमेंट इवेंचुअली एक्ट करेगी जब सेकंड ओमेन हॉबगॉब्लिन इवेंट ऑकर होगा। शंघो डिसाइड करता है कि एक पल भी वेस्ट नहीं करेगा। वह डिंगो को बताता है कि आज से वे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे। डीप डाउन हमारा लड़का जानता है कि थरो प्रिपरेशन ही एकमात्र
सोल्यूशन है और डिंगो भी इसके लिए ईगर लगता है। बाद में वे पोर्टल वर्ल्ड में एंटर करते हैं और सेओंग हो रिफ्लेक्ट करता है कि उसने डिंगो के साथ इंटरडिमेंशनल एक्सप्लोरेशन क्यों चूज की। वह डिंगो को एक स्मॉल पाउच स्निफ करने देता है और उसे ऑर्डर करता है कि उसे फाइंड करे। इस टाइप के एक्सप्लोरेशन का फर्स्ट रीजन आने वाले हॉबगॉब्लिन इवेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उसे चाहिए कि डिंगो गॉब्लिन्स की सेंट को प्रॉपरली इम्प्रिंट कर ले। मीनवाइल डिंगो बार्क करता है, बुशेस में फ्लैश ढूंढ चुका होता है और हमारा हीरो प्राउड फील करता है कि उसने सिर्फ एक लिंगरिंग सेंट से ही उसे ट्रैक कर लिया। सेकंड रीजन यह है कि टेस्ट किया जाए कि डिंगो लाइव कॉम्बैट में काल्म रह सकता है और कमांड्स फॉलो कर सकता है, इसलिए वह सिग्नल करता है और वुल्फ तुरंत ग्रेट प्रिसीजन के साथ आगे डैश करता है। डिंगो ग्रास पर एक रैबिट हंट करता है और हमारा प्रोटोगोनिस्ट उसकी प्रेज करता है। एक्सप्लोरेशन का थर्ड रीजन ये कंफर्म करना है कि क्या अदर वर्ल्ड में हंटिंग पॉसिबल है। सेओंग हो डिंगो के पास जाकर उसके प्रे को इंस्पेक्ट करता है, डेड रैबिट को ऑब्जर्व करता है और उसके स्ट्रॉन्ग क्लॉज और लार्ज साइज को नोट करता है। उसके बाद हमारा लड़का और उसका लिटिल वुल्फ एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ते हुए वह सोचता है कि डिंगो का कॉग्निशन स्टैट्स के रूप में कैसा दिखेगा। वह डिसाइड करता है वैली की तरफ जाने का ताकि खुद वेरीफाई कर सके। तभी एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है जो नोटिफाई करती है कि डिंगो का हेल्थ 1 से इंक्रीज हो गया है। अपना हेल्थ स्टैट याद करते हुए जो किम्बाफो के रूप में 170 था, हमारा हीरो इंप्रेस्ड हो जाता है कि डिंगो कितनी फास्ट ग्रो कर रहा है। अचानक डिंगो कॉफ करना स्टार्ट कर देता है और हमारा प्रोटोगोनिस्ट पानी देने के लिए उसके पास रश करता है। वह अपने पार्टनर को याद दिलाता है कि वुड्स में अकेला न जाए। डिंगो पीता है जब हमारा लड़का पास ही एक लार्ज ग्रीन पेपर स्पॉट करता है और सोचता है कि शायद उसने वहीं खाया हो। सिस्टम रिवील करता है कि उसे बुल पेपर कहते हैं। सेयोंग हो वुड्स में उसे पाकर प्लीज्ड होता है और डिंगो की प्रेज करता है। बाद में काफी ट्रीट्स देने का प्रॉमिस करता है। वह बुल पेपर हार्वेस्ट करने के लिए डाइजी करता है। नेक्स्ट वे अपनी फाइनल हंट के लिए निकलते हैं। दोनों स्ट्रीम के एज पर रॉक्स पर बैठते हैं। इस बार डिंगो किसी अनयूजुअल सेंट या प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं करता। डीप डाउन हमारा लड़का रिफ्लेक्ट करता है कि रेड ट्राउट मॉन्स्टर्स नहीं होते और न ही पॉइंट्स या आइटम्स देते हैं। हावेवर उसे लगता है कि यंग डिंगो के लिए एक्सपीरियंस गेन करना एसेंशियल है जो वैल्यूएबल है। रेड ट्राउट हंट करने के बाद हमारा प्रोटोगोनिस्ट फेज 2 के प्रिपरेशंस फिनिश करने और फिर होम रिटर्न करने का डिसाइड करता है। अगले दिन उसका एंटायर रेस्टोरेंट डिमोलिश कर दिया जाता है। डिमोलिशिंग कंपनी का मैनेजर हमारे हीरो को कहता है कि अगर कोई रिपेयर इश्यूज हों तो 3 दिनों के अंदर उन्हें कॉन्टैक्ट करे। वह सुबह इतनी जल्दी काम करने के लिए मैनेजर को सिंसियरली थैंक्स करता है। एक डीप ब्रेथ लेते हुए उसे जगह डिस्ट्रॉयड देखकर थोड़ा सैड फील होता है, लेकिन उसे पता है कि यह नेसेसरी था। जैसे ही वह अंदर स्टेप करता है, सेईहो अस्यूम करता है कि अपोकलिप्स के बाद जो लोग ज़ॉम्बीज में टर्न नहीं होंगे वे प्रोबेबली स्टोर्स लूट करेंगे। वह एडमिट करता है कि वह खुद भी ऐसा ही करता, इसलिए उसे कंप्लेन करने का कोई राइट नहीं है। जैसे ही वह क्लीनिंग स्टार्ट करता है, हंग उसके पीछे अपीयर होता है, एम्प्टी रूम को ऑब्जर्व करता हुआ। ह्योंग मेंशन करता है कि उसने भी सिर्फ बेयर मिनिमम इक्विपमेंट ही छोड़ा है। जब हमारा लड़का अलाउड वंडर करता है कि ह्योंग यहाँ क्यों है, होंग श्यांग हो के फॉरहेड पर उंगली से स्नैप करता है, गुस्सा होते हुए कि हमारा हीरो बिना कुछ कहे पिछले दिन चला गया था। अब ह्योंग कहता है कि वह बस चेक करने आया था कि शांग हो जिंदा भी है या नहीं। मीनवाइल डिंगो कोल्ड आइज से ह्योंग को देखता रहता है। ह्योंग अलाउड वंडर करता है कि क्या सांग हो के पास हमेशा से एक डॉग था, लेकिन वह एक्सप्लेन करता है कि पुराना वाला तो कब का चला गया। वह ऐड करता है कि यह उसका न्यू पेट है और हंग वुल्फ को अडोरेबल बोलता है। फिर ज़्योन हो दोबारा पूछता है कि वह यहाँ क्यों है और ह्योंग रिपीट करता है कि वह सिर्फ उसे चेक करने आया है। हमारा हीरो इस पे बिलीव नहीं करता, तो ह्योंग अपनी विजिट का एक और रीजन शेयर करता है। वह एडमिट करता है कि वह वरीड था, लेकिन यह भी रिवील करता है कि उसे मिक्यूंग पर अटैक करने वालों का पता चल गया है। इसके साथ एपोकलिप्स आने में सिर्फ 17 डेज बचे हैं। ह्योंग के साथ बैठकर श्यांग हो को पता चलता है कि किम चाओल जून के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई पार्टी, जो हमेशा एक हैट पहनता है, एक्चुअली मिक्योंग को टारगेट कर रही है। ह्योंग ये भी मेंशन करता है कि टो ट्रक, जिसे हमारा लड़का डिसलाइक करता है, उनकी पार्टी के साथ इन्वॉल्व्ड है। वह उस तरफ पॉइंट करता है। वह उनके सामने माउंटेन्स की तरफ पॉइंट करता है और पूछता है कि क्या माउंटेन के बेस के पास वाला एरिया वही है जहां रीडेवलपमेंट हॉल्ट हो गया था, और ऐड करता है कि उनका हाइड आउट वहीं सिचुएटेड है। हाउएवर हमारा प्रोटोगोनिस्ट क्यूरियस हो जाता है कि हंग ने यह सब कैसे डिस्कवर किया, और हंग एक्सप्लेन करता है कि क्लूज बस लाइन अप हो गए थे। वह स्टेट करता है कि हान जिनोंग, जो लेविटेट कर सकता है, रिसेंटली एक वैरायटी शो पर अपीयर हुआ था और होंग ने उसे डायरेक्टली पूछ लिया था। हंजिन ने रिवील किया कि वह पहले चाजुन के ग्रुप से मिल चुका था, लेकिन उनके मेंबर्स सब अनप्लेजेंट थे, इसीलिए हंजिन ने उनके साथ स्टे करने से रिफ्यूज कर दिया ड्यू टू कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज। मिक्योंग के साथ जो हुआ उसके बाद सारे फीमेल मेंबर्स पार्टी छोड़ने लगे। जब उनकी डिपार्चर के बारे में क्वेश्चन किया गया तो उन विमेन ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें दूसरी अवेकनर पार्टीज से ऑफर्स मिल गए हैं। ह्योंग सेईहो से ओपिनियन पूछता है और हमारा हीरो रिस्पॉन्ड करता है कि मिक्योंग के अनलाइक बाकी फीमेल मेंबर्स शायद ट्रिक होकर ज्वाइन कर गई होंगी। ह्योंग फिर अचानक रिवील करता है कि उनकी पार्टी अब सिर्फ 4 मेंबर्स तक रह गई है, इंक्लूडिंग वह खुद। यह रेवलेशन हमारे लड़के
लड़के को स्टन कर देता है, जो याद करता है कि कुछ दिन पहले ही 20 मेंबर्स थे। ह्योंग इलैबोरेट नहीं करता, लेकिन उसे पता है कि अब उनकी पार्टी में सिर्फ 2 अवेकनर्स बचे हैं। शंघो इसे प्रोसेस करने में स्ट्रगल करता है, याद करते हुए कि उन्होंने उन मेंबर्स के लिए फेवर्स किए थे जिन्होंने फिर भी लीव कर दिया। फिर भी ह्योंग कंपोज्ड रहता है, हमारे प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि बस चीजें ऐसी ही होती हैं, वे लोग बस अपना ख्याल रख रहे थे। इससे ज्यादा ह्योंग कहता है कि वह लिटिल जून के बारे में वरीड है और डिबेट कर रहा है कि अपनी एक्स वाइफ को कांटेक्ट करे या नहीं। हमारा लड़का स्ट्रेट फेस रखता है, जानता है कि उनकी सिचुएशन सेम नहीं है और वह जानना चाहता है कि क्या उसकी अपनी थिंकिंग सही है। वह हंग से कुछ पूछना चाहता है जो काफी टाइम से उसके माइंड में है। हमारा प्रोटैगनिस्ट वंडर करता है कि अगर अपोकलिप्स सच में आ जाता है और लोग ह्योंग को थ्रेटन करने लगते हैं तो वह क्या करेगा। वह अपनी बात फिनिश भी नहीं कर पाता कि ह्योंग उसे कट ऑफ कर देता है, इंसिस्ट करते हुए कि वह बिना हेजिटेट किए उन्हें किल कर देगा। ह्योंग कहता है कि उसका प्रिंसिपल है कि वह दूसरों को हर्ट नहीं करता, लेकिन एक डिजास्टर में जहां लॉ नहीं होता वहां कोई और चॉइस नहीं होती। उसे बिलीव है कि ऐसे टाइम्स में ईविल के सर्वाइव करने के लिए कोई स्पेस नहीं होती। फिर ह्योंग क्यूरियोसिटी से पूछता है कि स्यांग हो ऐसा क्वेश्चन क्यों ब्रिंग अप कर रहा है, नोट करते हुए कि ये उसके जैसा नहीं लगता। हमारा लड़का कोई रियल आंसर नहीं देता और उसी वक्त कोई हेल्प के लिए चिल्लाता है। ये साउंड हमारे हीरो के सेलफोन से आती है। हंग वंडर करता है कि क्या यह किसी लॉस्ट चाइल्ड की साउंड है, लेकिन स्यांग हो मैप चेक करता है और ह्योंग से कहता है कि थोड़ी देर के लिए डिंगो का ख्याल रखे। दूसरी जगह मिकोंग बैड गाइज से सराउंडेड है और लगता है उसने डिस्ट्रेस सिग्नल सेंड किया है। एनफोर्सर टो ट्रक अनेन और हॉक मॉकिंगली मिक्यूओंग से पूछते हैं कि वह इतना सीन क्यों क्रिएट कर रही है और डिमांड करते हैं कि वह नीचे आए। रिप्लाई में मिक्यूओंग रूफ टॉप के एज पर खड़ी हो जाती है, चिल्लाते हुए कि उसने ऑलरेडी रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन वे लोग उसका पीछा करते रहे। वह डिमांड करती है कि उसे बताया जाए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। एन उसे रिकंसिडर करने के लिए अर्ज करता है, लेकिन किम, सियोल और मा जोंग आगे स्टेप करते हैं, इंसिस्ट करते हुए कि चीजें उनके तरीके से हैंडल की जाएंगी और पॉइंट आउट करते हैं कि क्योंकि वे रीडेवलपमेंट एरिया में हैं, कोई भी मिक्यूओंग की रेस्क्यू के लिए नहीं आएगा। किमची उसे बताता है कि अपनी एनर्जी वेस्ट न करे और याद दिलाता है कि उन सबके पास ट्रेड्स हैं। फिर काउंटडाउन स्टार्ट करता है। मीनवाइल हमारा लड़का अपने वेपन्स प्रिपेयर कर रहा होता है, एक एली में हाइड होकर। 2 के काउंट पर वह किम चोल को स्लिंग करता है और 3 पर किम चायोल स्ट्राइक हो जाता है। ग्रुप के सारे मेंबर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हुए कि उन पर कौन अटैक कर रहा है। अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट हेलमेट पहने हुए अपीयर होता है और आगे स्टेप करता है स्ट्राइक करने के लिए, ये डिबेट करते हुए कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करे या नहीं। इंडियन वॉर क्लब यूज करते हुए स्यांग हो एक को जोर से हिट करता है, फिर तुरंत दूसरे मेंबर पर चला जाता है। ये पर्सन ब्लैक एनर्जी इमिट करता है, जिससे हमारा हीरो सस्पेक्ट करता है कि उसके पास विजन ब्लॉकिंग ट्रेट है, लेकिन जैन हो फिर भी उसे स्ट्राइक कर पाता है। अब हमारा हीरो हैवी ब्रीदिंग कर रहा होता है और जब वह मिक्योंग को देखता है वह उसे वार्न करती है कि वॉच आउट। वह टर्न होता है और देखता है किम शील उस पर बैट के साथ आ रहा है, जो हिट करता है और उसका हेलमेट डैमेज कर देता है। एक्जियन हो अटैक के पीछे की डिस्ट्रक्टिव फोर्स देखकर शॉक हो जाता है। उसी टाइम किमची रियलाइज कर लेता है कि वह कौन है, लेकिन हमारा लड़का डीप थॉट में होता है, रिकॉग्नाइज करता है कि किमची का ऑफेंसिव ट्रेट एक्सट्रीमली पावरफुल है, इवन अर्ली स्टेजेस में भी। किमची हमारे प्रोटैगनिस्ट को वाव करता है और उसके ग्रुप मेंबर्स उसका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, डिटरमिन्ड होते हुए अपनी फुल स्ट्रेंथ अनलीश करने के लिए, डिस्पाइट बीइंग नॉन अवेकनर्स। ऑन इन इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमारे हीरो पर चार्ज करता है, अप्रोच करते हुए उसका मजाक उड़ाता है। स्यांग हो अनश्योर होता है कि क्या करे, क्योंकि उसका ओपोनेंट अपनी सारी स्किल्स शो ऑफ कर रहा होता है और वो वंडर करता है कि क्या उसे डिमेंशनल गेट यूज करना चाहिए। जैसे ही अनिन स्ट्राइक करने वाला होता है, डिंगो अपीयर्स होता है और अनिन के आर्म को बाइट कर लेता है। ह्योंग एक एली से बाहर निकलता है और पूछता है कि क्या यह ब्रॉड डेलाइट में रियली अप्रोप्रिएट है, और सजेस्ट करता है कि अगर वे ट्रबल नहीं चाहते तो ग्रुप को लीव कर देना चाहिए, यह स्टेट करते हुए कि वह 1 या 12 कॉल कर रहा है। ग्रुप के सारे मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि अभी के लिए रिट्रीट कर जाएं। हंग कमेंट करता है कि वे वीक लगते हैं, लेकिन फिर भी एरोगेंटली एक्ट करते हैं। नेक्स्ट मिक्योंग नीचे आती है और तुरंत हमारे हीरो का हेड पकड़ लेती है, चेक करते हुए कि वह ठीक है या नहीं। वह नोट करती है कि उसका हेलमेट क्रैक्ड है और ह्योंग हमारे लड़के को पिगी बैक ऑफर करता है। उन दोनों को वरीड देखकर स्यांग हो के थॉट्स गेम के उसके ओल्ड कॉमरेड्स की तरफ फ्लैश कर जाते हैं। जब मिकोंग हॉस्पिटल विजिट सजेस्ट करती है, हमारा प्रोटैगनिस्ट टर्न अवे हो जाता है और इंसिस्ट करता है कि वह फाइन है। फिर वह ह्योंग से पूछता है कि क्या वे मिकोंग को अपनी पार्टी में ला सकते हैं। ह्योंग कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक मिक्योंग को ऑब्जेक्शन न हो, और वह हैप्पीली अग्री कर लेती है। हीरो यह कहकर चला जाता है कि उसे कुछ काम है, जबकि ह्योंग और मिक्योंग यह सोचते रह जाते हैं कि वह इतना स्ट्रेंजली एक्ट क्यों कर रहा है। होम रिटर्न करने के बाद हमारा हीरो अपनी इमोशंस कंट्रोल करने और सेकंड स्टेज की प्रिपरेशंस प्लान करने पर कॉन्सेंट्रेट करता है। उसका अब्रप्ट डिपार्चर अनअवॉइडेबल था और ह्योंग और मिक्योंग को साथ देखकर उसे लगा कि वह अपनी एबिलिटीज का सीक्रेट उनके साथ ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन डिसीजन ऑलरेडी मेड था।
डिमेंशनल गेट का मैक्सिमम यूज करने के लिए हमारे लड़के को क्विकली लेवल अप करना होगा और स्किल्स गेन करने और फार्मिंग पर फोकस करना होगा। क्रश दम विथ आइटम पावर फ्रेज माउंटेन गैंग से फाइट करने के बाद और स्ट्रांगली एको करता है। वह रियलाइज करता है कि अगर वह अपोकलिप्स के लिए प्लान के मुताबिक प्रिपेयर करता है तो 3 स्तरीय गैप या उससे ज्यादा हो जाएगा, जिससे उसके पास रिस्पॉन होने वाले मॉन्स्टर्स और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे और उसके 2 कंपेनियंस के साथ टीम अप करना हार्डर हो जाएगा। वह काम करता रहता है जब तक वह अपने हाइडआउट में वुड बर्निंग स्टोव इंस्टॉल नहीं कर लेता। जानता है कि इससे वह रात को अच्छी नींद सो पाएगा। डिंगो भी स्टोव एंजॉय करता है, उसके पास ही साउंडली स्लीप करता हुआ। अब हमारे प्रोटोगोनिस्ट को सिर्फ कुछ और चीजें इंस्टॉल करनी है जब वे अराइव हो जाएं और उसका इनिशियल हाइडआउट सेटअप नियरली कंप्लीट हो जाएगा। डिटरमिन्ड होकर वह ऑन एल नाइटर पुल करने का डिसाइड करता है। इसके साथ एपोकलिप्स आने में 16 दिन बचे हैं। एक न्यूज एंकर व्यूअर्स को पहले ऑब्जर्व किए गए एस्ट्रॉइड पर अपडेट देता है। रिपोर्ट के अनुसार एचआईएसए ने अनाउंस किया है कि युन जम्बी सोलर सिस्टम के मिड पॉइंट में एंटर कर चुका है। एचआईएसए उसकी ट्रेजेक्टरी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, लेकिन मीटियोराइट जुपिटर की ग्रेविटी से स्प्लिट हो चुका है। रिस्पॉन्स में मीटियोराइट ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट के हेड थॉमस चैंडलर पब्लिक को इन्फॉर्म करते हैं कि 2 फ्रैगमेंट्स युनजम्बी अल्फा और बीटा के अर्थ के पास आने का कोई चांस नहीं है। हाउएवर, सियोंग हो याद करता है कि D5 पर अपोकलिप्स से सिर्फ 5 दिन पहले युनजम्बी बेटा सबसे पहले फॉल हुआ था। वो ओशन में एक रशियन शिप के पास लैंड हुआ और उस सुनामी ने शिप को गमचिन पोर्ट तक बहा दिया। और इसी तरह कोरिया में ज़ॉम्बीज फर्स्ट टाइम अपीयर हुए। न्यूज एंकर उइदो शूटिंग इंसिडेंट पर रिपोर्टिंग कंटिन्यू करता है। प्रेसिडेंट जांग वाइके एक वीक से अपनी रेजिडेंस से बाहर नहीं निकले हैं, जिसके वजह से ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है हियरिंग होल्ड करने के लिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अवेकनर्स के रूमर्स और आने वाली डिजास्टर से कनेक्टेड है। ये सब सुनकर हमारा बॉय अपने आप से एडमिट करता है कि सच में ये दुनिया का एंड है। वो सोचता है कि अच्छा है कि मीडिया फाइनली इन मैटर्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है और कंक्लूड करता है कि अब अवेकनर्स के लिए क्राइम्स कमिट करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वो अपने लैपटॉप पर कम्युनिटी का रिएक्शन चेक करने का डिसाइड करता है। जैसे ही हमारा प्रोटोगोनिस्ट कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करता है, वो देखता है कि लोग सिचुएशन पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं। कोइंसिडेंस से वो माई ड्रीम का कमेंट स्पॉट करता है और वंडर करता है कि क्या ये बांडा शुरू से ही एक्टिव था। माई ड्रीम एक प्लेयर था जो बिगिनर्स के साथ फ्रेंडली होने के लिए नोन था और सियन हो के ग्रुप ने उसके साथ कुछ टाइम्स प्ले किया था। माई ड्रीम का एम्बिशन बंकर बिल्ड करना था और अगर हमारे हीरो के पास पोर्टल ना होता तो शायद वो उसके साथ ज्वाइन हो जाता। वो डिसाइड करता है कि जब तक उसके वेटरन फ्रेंड्स माई ड्रीम ज्वाइन ना करें, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करेगा, लेकिन वो माई ड्रीम का कमेंट फ्यूचर रेफरेंस के लिए बुकमार्क कर लेता है। लैपटॉप क्लोज करने के बाद हमारा प्रोटोगोनिस्ट अपना सेकंड शेल्टर बिल्ड करने का वेट करता है। नेक्स्ट डे सियोन हो अपने हाइडआउट के सामने खड़ा होता है और रियलाइज करता है कि 2 ऑल नाइटर्स लगातार पुल करना पॉसिबल है। वो एग्जॉस्टेड फील करता है, लेकिन अपना कंप्लीटेड एक्सटीरियर देखकर उसे एनर्जी मिल जाती है। अब टाइम आ गया है फिगर आउट करने का कि सोलर पैनल्स से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी का यूज कैसे करें। सिंपली पुट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के कंपैटिबल बनाने के लिए कई वायरिंग स्टेप्स होते हैं। लकीली जब हमारा बॉय अपना फोन चार्ज पर लगाता है, वो काम करने लगता है। वो खुशी से अपने आर्म्स उठाकर अनाउंस करता है कि उसने अब इस वर्ल्ड में सर्वाइवल का फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है। काफी टाइम बाद उसे डोपामीन का रश फील होता है। कल उसने लूमिनस और इग्निशन स्टोन्स कलेक्ट किए थे और डिगिंग करने के बाद उसे एमेरिस नाम का मिनरल मिला, जो ऑब्सीडियन से ज्यादा हार्ड और शार्प है। ऑल्दो अभी वो यूजलेस है, फिर भी वो उसे नथिंग से बेटर कंसिडर करता है। वो डिसाइड करता है कि बाद में एलईडी लाइट्स इंस्टॉल करेगा, लेकिन सोने से पहले उसे बेसमेंट में फूड सप्लाईज ऑर्गेनाइज करनी है। सडनली डिंगो की तरफ से आई एक लाउड नॉइज उसका अटेंशन ग्रैब कर लेती है। बाहर रश करते हुए सियोंग हो डिंगो को फेस ऑफ करते हुए पाता है मेम्ड वुल्व्स के अगेंस्ट, जो सूरा से आने वाला एक मॉन्स्टर टाइप है। वो वंडर करता है कि ये क्रीचर्स जो यूजुअली हाई एल्टीट्यूड एरियाज में रहते हैं, यहाँ कैसे आ गए। डिंगो के एंगर को ऑब्जर्व करके हमारा हीरो सस्पेक्ट करता है कि शायद ये वही वुल्व्स हैं जिन्होंने डिंगो की मदर को मारा था। वो डिंगो को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन डीप डाउन उसे पता होता है कि वो अभी सारे वुल्व्स को डिफीट नहीं कर सकता। अगर वो बेटर वेपन लाने के लिए मूव करता है तो उसका बैक एक्सपोज हो जाएगा और उस पर अटैक हो सकता है, जो फेटल हो सकता है। इसलिए हमारा प्रोटोगोनिस्ट डिसाइड करता है कि अल्फा वुल्फ को भगाने पर फोकस करे, जानते हुए कि बाकी वुल्व्स भी फॉलो कर लेंगे। वो वुल्व्स के सुपर कॉशियस बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है कि वो तभी मूव करते हैं जब अल्फा पहले मूव करता है। नेक्स्ट, वो सोचता है कि क्या वो कोऑर्डिनेटेड अटैक कर सकते हैं। वो ये भी नोट करता है कि ये वुल्व्स सेंट्स के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव हैं। फॉर्चुनेटली
शॉन हो के पास पेपर स्प्रे होता है। अगर वो अल्फा पर स्प्रे कर दे तो वो उसे शेल्टर से दूर भगा सकता है। स्वेट उसके फेस से टपक रहा होता है जब वो इस रिस्क के बारे में सोचता है कि एक्ट करने से पहले उस पर अटैक हो सकता है। वो वंडर करता है कि क्या कोई वे है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट करके स्प्रे कर सके। सडनली उसके माइंड में एक आइडिया आता है और उसे लगता है कि लॉजिकली ये पॉसिबल है। अपने खुद के हाथों से बनाए हाइडआउट को डिफेंड करने के लिए डिटर्मिन्ड होकर हमारा बॉय खुद को ब्रेस करता है। वो इंस्टेंटली अल्फा पर नाइफ थ्रो करता है लेकिन वो डॉज कर लेता है। अल्फा हमारे हीरो पर लीप करता है लेकिन जैसे ही वो पास आता है शंघो पोर्टल ओपन करता है और चांस सीज करके एनिमल पर स्प्रे कर देता है। अल्फा कंट्रोल लूज कर देता है और फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना नाइफ उसकी आई में घुसा देता है। इसके साथ ही वुल्फ पैक रिट्रीट कर जाता है। हमारा हीरो बैठ जाता है नैरोली डेथ से बचकर। डिंगो आकर उसका ख्याल रखता है और ज़ांग हो अप्रिशिएशन में डिंगो के हेड पर पैट करता है। वो डिंगो से प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वो उसकी मदर का बदला लेगा। इसके साथ ही अपोकलिप्स के आने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं।